हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिम ज़िया और आप अपने फर्स्ट एप्टीट्यूड मैथ्स के लेक्चर्स देख रहे हैं। आई होप मेरे अब तक के लेक्चर्स की वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत सी वीडियोस के अंदर आई गेस मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी। मैं आपसे इधर व्हाट्सएप के ऊपर, इधर हमारा जो भी कम्युनिकेशन का ज़रिया है गूगल मीटिंग के ऊपर या फिर गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं आपसे कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेजर टॉपिक अपने कवर कर चुके हैं और अब हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स का लास्ट टॉपिक्स आए हैं। ये क्या टॉपिक्स हैं? एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट, मैं दोनों तरीके से अपने आप को कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, टीचर हूँ आप लोगों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए। तो यार मैं हमेशा फर्स्ट ईयर मैथ्स को दो चीज़ों में हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, एक सिंपल मैथमेटिक्स और फिर एक ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर्स आते हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड देन चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13। अच्छा, दो बातें याद रखिएगा। अगर तो आपका ख्याल है कि इन पाँचों चैप्टर्स को मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है भाई। मैं 2 वीडियोज़ के अंदर 5 चैप्टर्स को निपटाऊंगा। कैसे निपटाऊंगा इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको पता ही होगा मैं कैसे क्लियर करवाता हूँ। अच्छा, मेरे पास मैं 2 चीज़ें ज़रूर बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 11 मेजॉरिटी बच्चा इंटरमीडिएट में छोड़ के आया हुआ होता है, ग्राफ का चैप्टर होता है और कोई भी इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी चैप्टर नंबर 11 इंटरमीडिएट के दौर में नहीं पढ़ा था। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया तो मैंने भी नहीं पढ़ा था और बहुत से बच्चे ग्राफ का टॉपिक नहीं पढ़ते, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ के इतने क्वेश्चन नहीं आते और आते भी हैं तो टीचर कहते हैं कि बेटा ग्राफ पेपर लेकर अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करना क्योंकि मुश्किल होगा। मगर यहाँ पे इंटर के अंदर इसके एमसीक्यूज़ आते हैं और बिल्कुल आते हैं, पीरियड के आ रहे होते हैं, एप्टीट्यूड के आ रहे होते हैं और सिंपल आ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 11 कवर करेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा 3 चैप्टर्स निकालने की। ओके, मेरे पास पहला टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कैसे स्टार्ट हो रही है। अच्छा, इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर मैं 2 चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। इन 5 चैप्टर के अंदर मेजर जो काम है थ्योरेटिकल काम है और तुम लोगों को पता है भाई थ्योरी से मेरी जान जाती है, तो मैं थ्योरी को इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ मगर मुझे इतना मज़ा नहीं आता। मुझे किसी से मज़ा आता है भाई न्यूमेरिकल डेटा हो, मैं सॉल्व करके बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। थ्योरेटिकल डेटा के अंदर मुझे खुद भी इतना मज़ा नहीं आता, मगर मजबूरी है, करना है, पढ़ाना पड़ता है। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या चीज़ पहले आ रही है आपके पास? सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है। किस चीज़ की डेफिनेशन? एंगल की। कोई बंदा मुझसे पूछता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट तो कर रहे हो मगर ये तो बताओ एंगल क्या होता है। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। एंगल कहते हैं किसी भी अगर लाइन को मैं रोटेट करना चाहूँ, किसी भी लाइन की रोटेशन या फिर अमाउंट ऑफ रोटेशन एक पर्टिकुलर लाइन की, वो एंगल होती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड एंगल। किसी भी लाइन की, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 लाइनें हैं, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लाइन कितना रोटेट हो रही है, ये उसका एंगल होगा, ये उसका एंगल होगा। मेरे पास देन एक टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देन मेरे पास एक टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि मैं एंगल्स को कितनी तरह के सिस्टम्स के अंदर मेजर कर सकता हूँ। तो यार आई गेस इसका जवाब बहुत से लोगों को पता होगा। बहुत से लोग बोलेंगे सर रेडियन और डिग्री और ये और वो, तो भाई इनका एक पर्टिकुलर नेम होता है। एक मेरे पास पर्टिकुलर टाइप होती है जिसको हम कहते हैं सेक्सेजेसिमल सिस्टम और दूसरा टाइप होती है रेडियन सिस्टम। क्या, मैं ये बताता हूँ क्या होता है। मेरे पास पहली टाइप आती है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के अंदर, यानी कि पहली तरह किसी भी एंगल को मेजर करने का पहला तरीका क्या होता है? सेक्सेजेसिमल सिस्टम के ज़रिए। ये सिस्टम क्या होता है? ये नॉर्मली डिग्री वाला सिस्टम होता है, मगर इसको तरीके से आपको पता होना चाहिए इसमें किस तरीके से मेजरमेंट हो रही होती है। मुझसे कहा जाता है इसके अंदर पहला सब पार्ट जो आता है या पहला सब टॉपिक जो आता है वो आता है डिग्री का, कि डिग्री होते क्या है भाई। मुझसे कहा जाता है कि अगर एक एंगल है 90 डिग्री का, किस चीज़ का? अगर मेरे पास एक एंगल है 90 डिग्री का तो ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। किसके अंदर डिवाइड होगा? मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, डेफिनेशन में मैं भी आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन में बाद में रिपीट कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा जो लिखना चाह रहे हैं डेफिनेशंस को, और हर एक लिखे भाई। जो एंगल ऑफ 90 डिग्री है ना, कोई भी 90 डिग्री का एंगल या कोई भी एंगल कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? 90 इक्वल पार्ट्स में। कितने हिस्सों में बेटा? 90 इक्वल पार्ट्स में। और ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। मैंने क्या कहा? मैंने कहा द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड दैट ईच पार्ट इज पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और कैसे डिनोट करते हैं? अब इस सिंबल से नॉर्मली रिप्रेजेंट करके डिनोट कर रहे होते हैं। क्लियर ना था की बात? मैंने क्या कहा? सेक्सेजेसिमल सिस्टम के अंदर पहली टाइप आती है डिग्री की, यानी कि कोई भी एंगल होगा सबसे पहले वो डिग्री में डिवाइड होगा, उसके बाद ये डिग्री फर्दर डिवाइड होती है।
कैसे, आओ देखते हैं। ये जो 1 डिग्री होती है फर्दर सब डिवाइडेड होती है 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ये जो 1 डिग्री होती है ये फर्दर डिवाइड की जाती है किसके अंदर, 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर। किसके अंदर, 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ये 1 डिग्री फर्दर डिवाइड होती है 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर। और ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। इस 1 मिनट को कैसे डिनोट करते हैं आप, 1 के साथ डैश। कैसे करते हैं, 1 के साथ डैश। मैंने 2 बातें कही, मैं दोबारा कहता हूँ। इस मेजरमेंट ऑफ सिस्टम के अंदर आप या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंदर क्या करते हो, आपका कोई भी जो एंगल होता है वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और ईच पार्ट क्या कहलाता है, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है और ईच पार्ट क्या कहलाता है, मिनट। मिनट होगा तो जाहिर सी बात है मिनट का एक भाई भी होगा। क्या ये जो 1 मिनट होता है ये फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो 1 मिनट होता है बेटा ये फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और वो फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं, आई होप आप में से बहुत सौ का जवाब सही होगा। 60 इक्वल पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है और 60 इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं, यानी कि ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। मैं आखिर में वो बता दूंगा डेफिनेशन, टेंशन ना लो। 1 सेकेंड को डिनोट इस सिंबल से करते हैं, 1 सेकेंड को डिनोट इस सिंबल से करते हैं और नाम क्या होता है, 1 सेकेंड। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 6 डेसिमल सिस्टम के अंदर आपके पास कोई भी आपको जो एंगल होता है 90 डिग्री का 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। दिस पर्टिकुलर 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड या सब डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड दिस इज कॉल्ड 1 मिनट। और ये 1 मिनट का सिंबल ये होता है 1 के ऊपर डैश, 1 के ऊपर डैश। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर कभी आपसे कह दिया जाए 1 डिग्री, कभी आपसे कह दिया जाए 1 डिग्री तो किसके बराबर होगा, 60 डैश के। ये मैंने क्या चीज़ लिखी है, एमसीक्यूज के अंदर बहुत बार पूछ रहा होगा बेटा, तो ध्यान से देख लो। 1 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है। 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट्स के। किसके बराबर होती है 1 डिग्री, 60 मिनट्स के। अगले पेज पे आओ। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1 मिनट इज सब डिवाइडेड, 1 मिनट इज सब डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड का सिंबल क्या होता है, ये। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 मिनट को रिप्रेजेंट करके बताओ सेकंड्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अच्छा, तो भाई इसमें एमसीक्यूज़ क्या आता है, आपके जहन में आ रहा होगा सर इसमें एमसीक्यूज़ क्या आता है। तो आइए ज़रा एमसीक्यूज़ में आपको बता देता हूँ क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में मुझसे पूछ लेगा, बताओ ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा लिख के बताओ। 45 20-60। अगर मेरे पास ये चीज़ आ जाती है, क्या चीज़ है, 45 डिग्री 20 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। 45 डिग्री 20 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ। अच्छा, देन मेरे पास एक और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आती है, डेट इज़ नॉर्मली कॉल्ड रेडियन सिस्टम। कौन सा होता है भाई, ये होता है रेडियन सिस्टम, RADIAN। डेट इज़ कॉल्ड नॉर्मली रेडियन सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है और क्या नहीं होता, आइए इसको देख लेते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, उसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन जो रेडियन की बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ कि भाई अगर मैं कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करते हुए एक एंगल निकालना चाहता हूँ तो एंगल क्या होगा, रेडियन। और इसकी ज़रा तरीके वाली थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है कि रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये मैंने क्या अंग्रेजी झाड़ी, इस अंग्रेजी को देख लो। एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे कहीं आपका एक आर्क है, एक दूसरा यहाँ पे। आप इस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आपके पास ये थीटा, ये आपका क्या है, थीटा। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता हो और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस पता हो, इस डिस्टेंस को नॉर्मली आप कह रहे हो तो एस, ये क्या होता है आपका रेडियस, सेंटर ऑफ सर्कल से लेके कोई तक का रेडियस। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से जो थीटा आएगा नॉर्मली रेडियन की फॉर्म में आ रहा होगा आपके पास। क्यों, क्योंकि भाई अगर एक एंगल आपका डेफिनेशन के रेडियन की, रेडियन इज़ दी मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। यानी कि वो पर्टिकुलर मेजरमेंट या वो पर्टिकुलर एंगल जो मैं एक पर्टिकुलर आर्क को सबटेंड करने के ऊपर, बड़ा करने के ऊपर निकालूं, वो मेरे पास नॉर्मली आ सकती है रेडियन के अंदर। ये तो हो गया अच्छा रेडियन सिस्टम या फिर दूसरा आपके पास मेजरमेंट ऑफ सिस्टम। अगर आपसे कोई कह दे कभी, अगेन मैं देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इसके अंदर बहुत कम आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर आपके थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे होंगे। अगर मैं आपसे कह दूँ कि मुझे बताओ एरिया ऑफ दी सेक्टर ऑफ सर्कल, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। क्या होता है? ए इज़ इक्वल टू हाफ स्क्वायर इंटू थीटा। क्लियर? अच्छा, चैप्टर नंबर 9 से कोई टॉपिक अगर सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर आ रहा होता है वो तो रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन होता है। सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर आपसे क्या चीज़ नॉर्मली पूछ रहा होगा? रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन। कैसे? आओ देखते हैं। अच्छा, मेरे पास एक टॉपिक आ रहा होता है। टॉपिक क्या होता है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या रिलेशन है डिग्री का रेडियन के साथ? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो भाई एक बात हमेशा याद रख लेना कि एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई बाय 180 से वैल्यू निकाल लो तो क्या वैल्यू आपके आ रही होगी? अप्रॉक्सीमेटली एक डिग्री की जो वैल्यू आ रही होती है वो आ रही होती है 0.0175 रेडियन आई गेस आ रही होगी, 0.74 रेडियन हो रही होगी। 0.017 तक तो मुझे याद है, इसके बाद 74 होगा, 75 होगा, तो वो पर्टिकुलर रेडियन होता है। एक डिग्री की रेडियन में क्या वैल्यू होती है? 0.0175। सिमिलरली अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए MCQs के अंदर कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो भाई क्या होगा? 180 बाय पाई। तो इसकी वैल्यू नॉर्मली आएगी आई गेस 58 होती है या फिर 57.2 होगी, 57.29 कितनी होगी? ये होगी। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे होंगे सर वो तो इंटर के अंदर और टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। 5 पाई की वैल्यू दे दी, डिग्री में दे दी और कहा कि रेडियन में। अभी ये किस में गिवन है? ये आपको भी रेडियन में गिवन है। आपसे कहते हैं डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे? इसका तरीका देख लो। 5 पाई गिवन है ना, तो भाई देखो आपको क्या करना है। अगर आपको डिग्री में वैल्यू निकालनी है तो डिग्री के अंदर आपके पास पाई वाली चीज़ नहीं होती। अगर आपको डिग्री में वैल्यू निकालनी है तो बेटा डिग्री के अंदर पाई वाली चीज़ नहीं होती, तो यानी कि इस पाई को रिमूव करना है। और ये पाई सिर्फ एक तरीके से रिमूव हो सकता है, जब आप इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 5 × 180 आपको वो पर्टिकुलर आंसर डिग्री के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली कभी आपको 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, कहे इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो आसान सी शॉर्ट ट्रिक। मैंने ज़िंदगी में कभी इस चीज़ का रट्टा नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक दफ़ा अपने टीचर से एक बात समझ ली थी। मुझे नहीं पता, लोग बाकायदा फॉर्मूले याद करते हैं कि भाई 180 बाय पाई, पाई बाय 180। अबे अकल के अंधों, एक बात सुनो, हमेशा अपने क्वेश्चन देख के अंदाज़ा करना है कि तुम्हें या तो पाई गायब करना है, पाई लेकर आना है। अब देखो मेरे पास ये क्वेश्चन अगर आ रहा है, मेरे पास ये क्वेश्चन अगर आ रहा है 2 पाई बाय 3, इसे कैसे कन्वर्ट करना है? डिग्री के अंदर। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पाई मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पाई मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये पाई खुद ब खुद कैसे रिमूव होगा? जब मैं इसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 180 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, और 2/3 × 180 कर दोगे, आपका पर्टिकुलर आंसर डिग्री में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कभी 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, अच्छा डिग्री में रेडियन नहीं, डिग्री में पाई नहीं होता, मगर रेडियन के अंदर पाई होता है, यानी कि यहाँ पे पाई मौजूद नहीं, यहाँ पे पाई लेकर आना है। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई रट्टा मारने की या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई न्यूटन की साइंस नहीं है। सिंपल सी है, पाई नहीं है तो पाई लेकर आना है। पाई कैसे आएगा? जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो पाई आएगा, और 60 से कैंसिल आउट कर दो तो आपको कोई भी आंसर आ जाएगा रेडियन के अंदर। देखो मैं तो इसको इस तरीके से करता हूँ। अपनी ज़िंदगी आसान बनाना सीखो, अपनी ज़िंदगी ABCDEF करने के बाद मुश्किल बनाना सीखोगे, हर चीज़ का रट्टा मारो, ज़िंदगी आसानी की तरफ लेकर आओ। क्लियर? अच्छा, मेरे पास एक चीज़ और आती है, पेपर। अच्छा, मैं आपकी 2 चीज़ कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। अगर नॉर्मली आपके पास ये उसमें आ रहा हो, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, 1 मिनट। फिर ट्रिग्नोमेट्री का जब टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो ज़रा कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं कि भाई क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, क्योंकि आगे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और 12, 13 के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आ रहे होंगे। वहाँ पे 3-4 शॉर्ट ट्रिक्स हैं। चैप्टर नंबर फॉर एग्जाम्पल 11 के अंदर कुछ और 10 के अंदर एक टॉपिक बहुत खूबसूरत टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, तो मैं याद करवाऊँगा। तो कैसे करवाऊँगा? तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए ज़रा क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। भाई ये वाला क्या चीज़ होती है? ये होती है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है बेटा। ये क्या चीज़ होती है? ये आपके पास होती है सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या चीज़ होती है आपके पास? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाली चीज़ क्या होती है आपके पास? फोर्थ क्वाड्रेंट। दुनिया में हर सर्कल या हर चीज़ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हर सर्कल का नॉर्मली हम सर्कल के रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे आपका एंगल क्या होता है? 0। यहाँ से अब स्टार्ट होता है सर्कल बनना। यहाँ पे आपका एंगल आगे क्या हो जाता है? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? 180 डिग्री। और यहाँ पे आई गेस 270 के लगभग होता है। और यहाँ पे देन सर्कल कंप्लीट होता है, एंगल 360। अच्छा, एक बात हमेशा याद रख लेना, बच्चों को बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के टॉपिक में आके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर, बट मैं स्टिल अभी बता देता हूँ ताकि वहाँ पे मुझे इतना डिटेल में एक्सप्लेन ना करना पड़े। बच्चों को पता नहीं होता सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, सेकंड के अंदर क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, थर्ड में क्या है क्या नहीं है। देखो एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। क्या याद कर लो? एक जुमला। क्या जुमला है? ऑल सिली टॉम्स एंड कैट, ऑल सिली टॉम्स कैट्स, ऑल सिली टॉम कैट्स या ऑल सिली टॉम्स एंड कैट्स, जो भी करो यार, ये हम ग्रामर पढ़ने नहीं बैठे तो बड़ा मेहरबानी ग्रामर की गलती मत निकालने बैठ जाना। सिंपल एक जुमला याद कर लो, ऑल सिली टॉम कैट्स।
इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन का फंक्शन हो, कॉस का हो, कोसेक हो, सेक हो। कोसेक को CSC से रिप्रेजेंट भी आप देखोगे बहुत बार होते हुए, कोसेक हो, टेंजन हो, कॉट हो, कोई भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। देन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या है, सिली। सिली के मतलब क्या है, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइन और कोसेक, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर क्या होता है, टॉम। क्या है, टॉम। क्या है, टॉम। टॉम से मुराद टेंजन, या फिर टेंजन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो टेंजन और कॉट खाली थर्ड के अंदर आपके पास पॉजिटिव आ रहे होते हैं। देन फोर्थ क्या है, कैट। कैट से मुराद क्या है, कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक। क्लियर। अच्छा, नॉर्मली आपके पास एक चीज़ और आ रही होगी भाई, एक चीज़ हो सकता है आपको मेरे असाइनमेंट्स के अंदर मिल जाए कि 1 आवर के अंदर कौन सा हैंड होता है, यानी कि मेरे पास घड़ी हो तो घड़ी के अंदर 1 आवर में कौन सा हैंड होगा। जाहिर सी बात है 1 आवर के अंदर नॉर्मली मिनट हैंड होता है। कौन सा होता है, मिनट हैंड। तो इस बात को नोट कर लेना, 1 आवर में कौन सा हैंड होता है आपके पास, मिनट हैंड। और ये कैसे निकाल लोगे आप, 2 पाई रेडियन के ज़रिए। सिमिलरली अगर आपसे कह दिया जाए 12 आवर के अंदर कौन सा हैंड होगा, यानी कि 12 आवर के अंदर इन 12 आवर कौन सा हैंड होगा आपके पास, तो ये आपके पास जाहिर सी बात है अगर 12 घंटे हैं तो 12 घंटों के अंदर घड़ी कौन से चल रही होगी, आप छोटी वाली सुई को देख रहे होगे तो आर हैंड होता है, यानी कि 12 घंटों की अगर बात कर रहा हो तो आर हैंड की बात कर रहा है। और ये भी अगेन 2 पाई रेडियन के जरिए आप फाइंड कर रहे हो कि कोई भी आपको सर्कल करके निकालने के लिए दे रहा होगा। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इजी पीजी, 16 मिनट में कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 9। अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 के ऊपर चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर नंबर 9 से इतना से कुछ भी नहीं आता भाई, तो पैनिक मत होना कि मैंने इसे 16 मिनट में कंप्लीट करवा दिया। अगर मेरी नॉर्मल किसी कोचिंग सेंटर में भी क्लास चल रही होती है, मैं 16 मिनट में कंप्लीट करवाता हूँ इस चैप्टर को। हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, बच्चे का काम MCQ सॉल्व करना है। मैं असाइनमेंट डाल दूंगा, बैठ कर असाइनमेंट सॉल्व करो, क्योंकि जो भी असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे वो इसी से आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ाया आपको ABC है और असाइनमेंट के अंदर मैं अलिफ बे पूछ लूँगा, या आपसे टेस्ट में अलिफ बे आ जाएगी। तो मैंने जो पढ़ाया है किसी वजह से पढ़ाया है, और 16 मिनट 17 मिनट की जो वीडियो बनी, तो इस बात पर परेशान नहीं होना कि बहुत छोटी है, ये है या वो है। तो भाई मैं नॉर्मली कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी या इस इतनी लेंथ के ऊपर इसको आप लेके चल रहे हो, तो चैप्टर नंबर 9 के छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, आपको मेरे सामने अब कुछ बहुत सारी जो है ना अजीब चीज़ें दिख रही होंगी भाई। तो ये क्या है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से पेपर में नॉर्मली क्या आ रहा होता है, ज़्यादातर आपसे MCQs के अंदर आपसे फॉर्मूलाज पूछ लेगा। अब ये फॉर्मूलाज कौन से, वो फॉर्मूला चैप्टर नंबर आपने क्लास 10 में पढ़े थे, क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे, और सेकंड ईयर के अंदर भी, सेकंड ईयर में ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, फर्स्ट ईयर और 10 में जो आपने पढ़े हैं, ये वो सारे फॉर्मूलाज हैं, ये वो सारे फॉर्मूलाज जो फर्स्ट ईयर और 10 में पढ़े हैं। तो नॉर्मली आपसे क्या कह देगा कि कोई आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला दे देगा, उसका आंसर आपको बताना होगा, इनकम्प्लीट फॉर्मूलाज दे देगा, या फॉर्मूला के जरिए सॉल्व करने के लिए दे देगा। तो चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी पेपर में इतना ऐसा नहीं आता, ज़्यादातर फॉर्मूलाज आ रहे होते हैं। अब ये कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं सारे लिख के मैंने लगा दिए हैं और नोट्स बना लिए हैं, तो आप इन नोट्स के जरिए फॉर्मूला उतार लोगे। अच्छा, पहला फॉर्मूला मेरे पास आ रहा होता है सम ऑफ 2 एंगल्स का। ये सम टू 2 लिखा हुआ है मैंने भाई, ये सम ऑफ 2 एंगल्स है, या फिर डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स का। ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। देन साइन अल्फा माइनस बीटा का, देन कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ये क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। देन व्हाट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। अगर तो अभी एक्सपेक्ट करते हो कि बैठ के मैं इसके रट्टे लगवाऊँ आपसे सॉलिड से, सैप के अंदर, क्रैश के अंदर इतना रट्टे नहीं लगवा सकते भाई, या अगर कोई भी नॉर्मली इस लेवल के ऊपर, एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर रट्टे नहीं लगवा सकते, या वो खुद से याद करने पड़ेंगे। और आई गेस बहुत सौ का याद वैसे भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर फर्स्ट ईयर के अंदर घास नहीं खोदी और फर्स्ट ईयर के अंदर अगर बर्तन नहीं मांजे तो कुछ ना कुछ करके ही पढ़ा होगा, तो याद होंगे फॉर्मूलाज, आसान से फॉर्मूलाज हैं। सम ऑफ 2 एंगल्स के, डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स के, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा होता है कॉस बीटा। अच्छा, बच्चा कभी कभार आके मेरा पैनिक करता है कि सर ये फॉर्मूलाज इतने सारे याद कैसे करें। तो यार देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आई गेस चली जाए तुम्हारे दिमागों के अंदर, अगर तो चली जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। साइन अल्फा प्लस बीटा का जो भी फॉर्मूला होता है ना, तो साइन का शर्त ये होती है कि इसका जो बीच का साइन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस का फॉर्मूला आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे प्लस ही आता है पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइन के अंदर ये जुगाड़ आपको याद रखनी पड़ती है कि भाई साइन हमेशा कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, यानी कि साइन अल्फा पहले आएगा और फिर बीटा जो सेकंड एंगल है वो कॉस के साथ आएगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा ये। अब अल्फा जो आएगा वो कॉस के साथ आएगा और बीटा आएगा साइन के साथ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखा कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो मैंने 2 तरीकों से याद करा। पहला चीज़ क्या थी कि भाई यहाँ पे जो साइन के जो एंगल्स होते हैं रोटेट होते हैं। पहली दफ़ा साइन अल्फा आएगा, अल्फा साइन के साथ आएगा, दूसरी दफ़ा बीटा साइन के साथ आएगा। पहली बार बीटा कॉस के साथ आएगा, दूसरी दफ़ा अल्फा कॉस के साथ आएगा। इस तरीके से मैं तो रट्टे मारे इसके, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कैसे इसके रट्टे मारे याद किए। देन कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या ड्रॉबैक होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा को कॉस अल्फा माइनस बीटा को कैसे याद करोगे, या याद करता था मैं कि भाई
कॉस के अंदर क्या होता है, जो कॉस का एंगल है ना वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते नॉर्मली। और एक और चीज़, कॉस हमेशा कॉस के साथ ही आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा आएगा। मगर इसके अंदर एक चीज़ क्या होती है, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है ना तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। क्लियर। सिमिलरली अगर माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देन कम्स द टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, ये भी अगेन फॉर्मूला है, वही मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर के अंदर याद किया होगा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बीटा। ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस आता है। तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। और कॉट अल्फा प्लस बीटा सिमिलर टू टेंजेंट होता है, बल्कि थोड़ा डिफरेंस होता है। मेरे ख्याल में ये वाला फॉर्मूला शायद पहली बार देख रहे होगे। कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस का 1 कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। और कॉट अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस का 1 माइनस है तो प्लस कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। टेंजेंट में क्या होता है, ऊपर सेम साइन आ जाता है, नीचे अपोजिट साइन। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर अपोजिट साइन आते हैं और नीचे सेम साइन आते हैं। आई गेस मेरी बात समझ में आ रही होगी। इन फॉर्मुलास को कैसे याद करोगे भाई, इनको अपने पास नोट्स बना रहे होगे तो बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ और फॉर्मुलास को लिख लो और फिर याद करो। आई गेस इस लेवल पे बैठ कर फॉर्मुलास याद करवाना का तरीका तो नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली शॉर्ट ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँगा जो आई गेस मैं बता रहा हूँ किस तरीके से क्या याद करके आप अपने जहन में बिठा सकते हो। देन मेरे पास यार डबल एंगल फॉर्मुलाज आते हैं। डबल एंगल फॉर्मुलाज क्या होते हैं, अगेन ये भी फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.3 के अंदर आपने पढ़े हुए हैं। देखो मुझसे कोई ये नहीं कह सकता कि सर हमने फॉर्मुलाज पढ़े नहीं है तो फॉर्मुलाज हमें बाकायदा बैठ के बताएं। नहीं, मेरा काम फॉर्मुलाज बताना नहीं है, मेरा काम शॉर्ट ट्रिक्स बताना है, मेरा काम एप्टीट्यूड की तैयारी करवाना है। एप्टीट्यूड की तैयारी ऐसी होगी, फॉर्मुलाज आपने खुद से याद करने होंगे, ऐसी बात है। डबल एंगल फॉर्मुला क्या होता है, साइन टू थीटा। क्या फॉर्मुला होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। देन कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मुलाज आपने पढ़े होंगे। कॉस टू थीटा के आपने 3 फॉर्मुलाज पढ़े होंगे। पहला फॉर्मुला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देन टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मुला पढ़ा होगा आपने, 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये इनफैक्ट चैप्टर नंबर 13 में भी यूज़ हो रहे होते हैं, तो आपने याद किए होंगे फॉर्मुलाज। तो मुझे इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है, सिर्फ फॉर्मुलाज में आपको फॉर्मुलाज मैंने इसलिए लिख के लगाए हैं कि ताकि आपको याद हो सके भाई कौन कौन से फॉर्मुलाज हमने याद करने हैं। क्लियर। देन इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है, ये सम टू प्रोडक्ट फॉर्मुलाज आ गए। आई गेस ये भी जाने पहचाने फॉर्मुलाज हैं, ये भी आप लोगों ने याद किए होंगे। तो आई गेस मेरी वजह से एक बहुत आसानी हो गई होगी और मैंने आपकी आसानी के लिए सारे फॉर्मुलाज को एक पर्टिकुलर पेजेस के ऊपर लिख के लगा दिए या रख दिए ताकि आपकी ईजिली हो सके। अब क्या फॉर्मुला आ रहा है, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मुला। भाई दो चीज़ों का सम लेना है, साइन यू प्लस साइन बी इज इक्वल टू क्या होता था, सिंपल आपको फॉर्मुला याद होगा, 2 sin u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मुला क्या होता है, 2 cos u प्लस वी डिवाइड बाई 2 एंड साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। कॉस यू प्लस कॉस वी और कॉस यू माइनस कॉस वी। तो ये सिंपल वो फॉर्मुला जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आ रहे हो। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 के अंदर देखो, मैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमेशा बाद में करवाता हूँ बेटा, उसकी रीज़न भी यही है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैवी टॉपिक में पहले करवाना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन 5 चैप्टर से कुछ अच्छे क्वेश्चन नहीं आते, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस आते हैं, वो भी इंशाल्लाह भी आगे चल के करेंगे, टेंशन ना लो। मगर जो थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं या फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको हलवा बना के दे दूं। हलवा खुद आपने खाना है। हलवा बना के देने का मतलब ये कि मैंने सारे फॉर्मुला जमा करके लिख दिए, जो फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है सारे मैंने आपको बता दिए। आपने उसको खाना कैसे है भाई, आपने उसको बैठ के याद करना है। याद कैसे करोगे, दिन में रोज़ सुबह बैठ कर फॉर्मुलाज देख लो। कोई भी चैप्टर कर रहे हो, कोई भी अपना सब्जेक्ट का डे आपने रखा हुआ है, फिजिक्स का रखा हुआ है, केमिस्ट्री का रखा हुआ है या मैथ्स का रखा हुआ है, तो एटलीस्ट सुबह उठ के सारे फॉर्मुलाज फर्स्ट और सेकंड ईयर के देख लिया करो, हमेशा आसानी में रहोगे। देन आपके पास प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज आ रहे होंगे। अच्छा, ये फॉर्मुला शायद आप में से बहुत से पहली बार नहीं पढ़े हुए होंगे। अच्छा, पहले नहीं पढ़े होंगे, अब पहली बार पढ़ रहे होंगे। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्या फॉर्मुलाज होते हैं, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज। ये भी कहीं कहीं यूज़ होते हैं। क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होता है, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसके बराबर होता है, हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। देन व्हाट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा, हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। देन व्हाट इज साइन अल्फा साइन बीटा, इट विल बी माइनस हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अगेन देखो, फॉर्मुला याद करने वाले से मेरा कोई रोल नहीं है, हलवा बना के दे रहा हूँ, हलवा खुद से खाना होगा। इस टॉपिक के बाद मेरे पास एक और टॉपिक आता है, डेट इज़ हाफ एंगल फॉर्मुलाज। आई गेस ये फॉर्मुलाज भी याद ही होंगे आपको। क्या होते हैं भाई ये फॉर्मुलाज, हाफ एंगल फॉर्मुलाज। साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 के। देन व्हाट इज कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। व्हाट इज टेंजेंट थीटा बाई 2। अच्छा, ये कौन से फॉर्मुला है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपने फॉर्मुलाज पढ़े होंगे। चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 12 सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर ये हाफ एंगल के फॉर्मुलाज। ये साइन थीटा बाई 2 कहीं आ रहा हो तो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 के। कॉस थीटा बाई 2 आ रहा हो तो उसके बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 के। यानी कि हाफ एंगल के जो फॉर्मुलाज होते हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है ये वो फॉर्मुलाज हैं। ये तीनों फॉर्मुला में तभी एक साथ लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों को याद कर लो। टेंजेंट थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये डायरेक्टली इनके रट्टे लगाने, इन फॉर्मुलाज को याद करना है। अच्छा, अब बाजू जरा थोड़ा समझने का काम आ गया। किसका काम आ गया, समझने का। तो मैं हाजिर हूँ भाई समझाने के लिए। कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, अभी इस चीज़ को मत देखो, मैं समझा रहा हूँ। कभी भी आपके पास साइन के फंक्शन के अंदर
माइनस थीटा आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल साइन के साथ माइनस थीटा यानी कि साइन -30, कभी भी साइन के साथ -30 आ रहा हो यानी कि एंगल कैसा हो आपका नेगेटिव में एंगल हो, तो साइन की प्रॉपर्टी होती है उसके एंगल को बाहर निकाल के रख देता है। क्या कर देगा, sin30 सिंपल -sin30 कर देगा इसे। सिमिलरली कभी आपके पास साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक भी ये सेम फंक्शन फॉलो कर रहा होता है। अच्छा एक और चीज़, हमने साइन की प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर कॉस के साथ फॉर एग्जांपल नेगेटिव एंगल आ रहा हो, कॉस के साथ नेगेटिव एंगल आ रहा हो cos -30, तो कॉस की खसूसी प्रॉपर्टी होती है कि कॉस उसे पॉजिटिव बना देता है, cos 30 का आंसर निकाल के दे देगा, तो cos की क्या प्रॉपर्टी उसे पॉजिटिव बना देता है। सिमिलरली सेक चूंकि cos का ही अपोजिट होता है या cos का ही एक तरीके का पार्ट है, 1/cos इज सेक एंड 1/sec इज इक्वल टू cos, तो सेक की भी सेम प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेक के साथ कभी भी नेगेटिव एंगल आ रहा होगा तो सेक उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। और टेंजन और साइन सेम होते हैं कि जिस तरह साइन के साथ कभी नेगेटिव एंगल आ रहा हो तो साइन क्या करता है, उस नेगेटिव को बाहर निकाल के रख देता है और सिंपल एंगल के ऊपर साइन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो सिमिलरली टेंजन के साथ भी अगर कभी नेगेटिव एंगल आ रहा हो, टेंजन -थीटा, तो टेंजन क्या करेगा, उस माइनस साइन को बाहर निकाल के रख देगा और सिंपल आपको कहेगा टेंजन थीटा की वैल्यू निकालो। सिमिलरली टेंजन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो कॉट भी काम करता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ भाई, याद करने की ट्रिक, साइन, टेंजन, कोसैक और कॉट, ये चारों जो फंक्शन होते हैं ना, ये बैठ के माइनस साइन को खा नहीं जाते, बाहर ही रख देते हैं, यानी कि कभी इनके अंदर इनका अगर एंगल माइनस में आ रहा होगा ना तो उस माइनस साइन को बाहर निकाल के फेंक देंगे और सिंपल एंगल की वैल्यू कर देंगे। मगर कभी भी कॉस और सेक के अंदर अगर माइनस का एंगल आ रहा होगा तो क्या करते हैं ये दोनों चीज़ें, कॉस और सेक क्या करते हैं, ये माइनस का साइन को खा जाते हैं और पूरा सिर्फ आपको पॉजिटिव एंगल निकाल के दे देंगे। क्लियर। अब ज़रा आते हैं चैप्टर नंबर 10 के एक इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप जब चैप्टर नंबर 10 के आई गेस मेरी लेक्चर वीडियो बहुत से लोग जब मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे, मुझे लोगों की ज़रा मेंटेलिटी का अंदाज़ा होता है कि यार किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप की उनकी सोच है, क्या सोच है। तो आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे, मेरी बात को प्रूफ करने के लिए कि सर ने कहा कि 9 के इतने न्यूमेरिक कल नहीं होते या 9 के अंदर इतने टॉपिक नहीं आ रहे होते, तो आप लोग बहुत लोगों ने सैप की किताब या मेरी कोई मटेरियल को उठा के देख रहे होंगे। तो मेरी एक बात याद रखना, जब आप लोग उस मटेरियल को देख रहे होंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पर नज़र पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, हो सकता है आपने यूट्यूब उठाई हो और यूट्यूब से करने की कोशिश करी हो, या आप में से किसी ने और की तरीके से करने की कोशिश करी हो। तो भाई बहुत से टीचर्स को डिफरेंट तरीके से करवाते हैं। कुछ अल्लाह के बंदे तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स, देन सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स, देन थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स, देन फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स, और वो बच्चे को रटवाते हैं। जाहिल के बच्चे होते हैं मेरे नज़दीक को कि इतनी बड़ी वो करते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स नहीं करवाते। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। अगर कभी आपके पास एंगल आ जाए sin 180 प्लस थीटा या sec 90 प्लस थीटा या टेंजेंट 270 माइनस थीटा या cos 360 माइनस थीटा। अच्छा बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे हम डबल एंगल फॉर्मुला क्यों लगा देते हैं। भाई यहाँ पे डबल एंगल या सम ऑफ डिफरेंस या सम या डिफरेंस का फॉर्मुला लगा क्यों नहीं सॉल्व कर लेते। तो मैं आपको पूरी जगह देता हूँ, करके देखना, अगर आपका आंसर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो क्या करोगे। दूसरी बात जो भी आपका आंसर आता है मुझे सरोकार नहीं है, मगर जो भी आता है क्या इतना टाइम होगा आपके पास कि आप अगर उससे भी फॉर्मूला हो जाता है, उससे भी आंसर आ जाएगा सम के या डिफरेंस के फॉर्मूला के जरिए, मगर क्या इतना टाइम होगा कि आप उसके जरिए करो कि ये साइन 180 प्लस थीटा, ये साइन अल्फा, यार ये बीटा है, साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन कॉस अल्फा साइन बीटा। आर यू श्योर कि मैं इस मेथड को प्रेफर करूँगा? कभी नहीं करूँगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं, मगर उस शॉर्ट ट्रिक समझाने से पहले मैं 2 बातें पूछना चाहूँगा। मेरी 2 बातें, मैंने लास्ट उसके अंदर भी आपको एक थोड़ी देर पहले सर्कल के बारे में बताया। अब यार ये क्या बन गया, एक सर्कल है मेरे पास इस टाइप का, इस सर्कल के ऊपर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा यहाँ इस वक्त यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा बेटा 180, यहाँ पे क्या होगा 270। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो तुम्हें मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक 2 सेकंड की भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मेरी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, मेरी अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन पर्टिकुलर सेक थीटा टेंजेंट सेक कॉस साइन कुछ भी अगर सॉल्व करना है तो मेरी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, मैं वो पॉइंट के जरिए बता देता हूँ। हमेशा सर्कल के एंगल को अपना रेफरेंस एंगल लेना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर्कल के एंगल को हमेशा रेफरेंस एंगल लेना। इस बात को लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर बहुत बार इसके बहुत से एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, पास्ट पेपर्स के अंदर भी और मेरे असाइनमेंट्स के अंदर भी। सर्कल के एंगल्स को हमेशा रेफरेंस लोगे। सर्कल के एंगल, कौन सा सर्कल का एंगल है, ये 0 डिग्री हो गया, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 थीटा, 270, 360, जो भी आपसे सर्कल का एंगल होगा ना, यानी कि कहने का मकसद क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ रहा है 180 प्लस थीटा, तो रेफरेंस एंगल क्या है 180। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं सेक 90 प्लस थीटा, तो रेफरेंस एंगल क्या होगा आपका 90, यानी कि सर्कल के ऊपर जो एंगल आपको गिवन होगा उसको आप रेफरेंस लोगे। जो भी आपको पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू गिवन होगी, थीटा थोड़ी एक पर्टिकुलर एंगल, थीटा जनरल फॉर्म के अंदर गिवन है बेटा। तो अगर आप मुझे कह रहे हो सर थीटा को नहीं लेंगे, तो भाई थीटा एक जनरल फॉर्म है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये 360 आपका रेफरेंस एंगल होगा कि आप वो सर्कल के ऊपर आ रहा होगा कहीं ना कहीं। सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 जो है यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा के अंदर 90 जो है वो रेफरेंस एंगल होगा आपका, क्योंकि सर्कल के ऊपर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा पहला पॉइंट क्या है, सर्कल के एंगल को रेफरेंस एंगल लोगे। मेरा दूसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी आपका रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा या हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा, जब कभी आपका रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस की रेफरेंस से होगा, तो आपका एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पॉइंट की टेंशन ना लो, मैं पॉइंट्स बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं जो बात करवा रहा हूँ अपनी बात को बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले सिर्फ मेरे पॉइंट्स पिक करो। पहला पॉइंट क्या दिया, सर्कल के एंगल को रेफरेंस एंगल लेना है। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा हूं, जब कभी आपका रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, जब कभी आपका रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस बात को लिख लेना बेटा, जब कभी आपका एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तब कोई चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है, लेटिव लाइन। कौन सी लाइन होती है, लेटिव लाइन। देहाती जबान में बता रहा हूँ, पढ़े लिखे की जबान में नहीं बता रहा, देहाती जबान में लेटिव लाइन हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपके एंगल के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। और जब कभी, थर्ड पॉइंट, जब कभी आपका रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन से हो, जब कभी आपका रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन से हो, देन आपका चेंज होगा, इसमें क्या है, इसमें नो चेंज है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका कभी रेफरेंस एंगल आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, और वर्टिकल लाइन पे जब आपका आ रहा होगा एंगल तब चेंज होगा। 3 पॉइंट्स बताए मैंने। क्या बताया, मैंने कहा इस पर्टिकुलर सवाल, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की जुगाड़ बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब कभी आपका, सबसे पहले आप अपने सर्कल के रेफरेंस एंगल को देखोगे। फॉर एग्जांपल सेक 90 दे रहा है या साइन 180 दे रहा है, तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या है, 90 है, 180 है, या फिर 270 है, 360 है, आपका रेफरेंस एंगल है सर्कल का। सबसे पहले आप इन रेफरेंस एंगल को पिक करोगे और फिर ये चेक करोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद करता है या फिर वर्टिकल लाइन के ऊपर है। अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर वर्टिकल लाइन पे होगा तो कोई चेंज होगा। ये चेंज होना या ना होना क्या चीज़ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आओ ज़रा समझ लेते हैं इस बात को भी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब कभी वर्टिकल लाइन पे होगा जो चेंज होगा ना, तो चेंज कैसे होगा, अगर आपका साइन थीटा होगा तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉस थीटा के अंदर। जो मैं कह रहा हूँ ना, चेंज कि वर्टिकल लाइन पे होगा तो चेंज होगा, वर्टिकल लाइन पे नहीं होगा चेंज होगा। तो अगर तो वर्टिकल लाइन पे होगा तो चेंज होगा, और चेंज कैसा होगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में, जाहिर सी बात है। टेंजेंट थीटा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा में। सेक थीटा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा के अंदर। ये बात बहुत ज़ोर से देख लेना, आपको लोग कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। टेंजेंट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा पे। सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में। तो कॉट किस में कन्वर्ट होगा, किस में होगा, टेंजेंट थीटा के अंदर। अब ज़रा क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, इंशाल्लाह आ जाएगा। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है साइन, इधर से देख लो, क्या कह रहा है, साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकालो। मेरा माउस का है, आपसे कह रहा है साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकालो। क्या कह रहा है, साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू। साइन 180 प्लस थीटा से मुराद क्या है, साइन 180 प्लस थीटा की कह रहा है वैल्यू निकालो। अब मुझे बताओ रेफरेंस एंगल कहाँ है आपका, आपका रेफरेंस एंगल ये रहा। 180 कहाँ पर होता है, इधर होता है। 180 कहाँ पर होता है, लेटिव लाइन पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 180 होता है। ये जो पर्टिकुलर ये जगह होती है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होता है ना। तो सबसे पहले काम क्या आपने करना है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा, आपने रेफरेंस एंगल देख लिया, क्या है रेफरेंस एंगल 180, और 180 आपने चेक कर लिया 180 कहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट प्रूव कर रहा है, कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो मैंने क्या कहा, चेंज नहीं होगा। क्या कहा मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मगर मुझे एक बात बताओ ज़रा, मुझे क्या बताओ, आप सिर्फ एक बात बताओ, आपसे क्या कह रहा है 180 प्लस थीटा, आपसे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है 180 प्लस थीटा, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर एंगल है साइन की वैल्यू इधर कहीं एग्जिस्ट कर रही है। क्या कह रहा है आपका 180 तो रेफरेंस एंगल है, मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है 180 प्लस थीटा। तो क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, आपका क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट है। क्यों, क्योंकि आपसे कह रहे हैं 180 तो यहाँ तक, इस जीरो से लेके यहाँ तक तो आपका क्या बन गया 180, और आगे कह रहे हैं 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, इस वाले क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आ जाओगे, इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसे होती है, नेगेटिव, तो आपका आंसर सिंपल माइनस साइन थीटा आ जाएगा इसका। बात समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा सुन लो।
मैंने क्या कहा, मैंने 3 बातें की। मैंने सबसे पहली बात करी इन तरह के क्वेश्चन को करने की 2 ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? सबसे पहले आप रेफरेंस एंगल को देखो। अगर आपसे कह रहा है साइन 180 प्लस थीटा, तो आपका रेफरेंस एंगल क्या है? 180। रेफरेंस एंगल का 180। दूसरा काम क्या करो, ये चेक करो कि 180 किस तरह की लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे। देखो 180 कहाँ पर होता है? 180 इधर होता है। 180 डिग्री कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा सर्कल के ऊपर? यहाँ पे। ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने क्या बोला? कोई चेंज नहीं होगा, जो आपका फंक्शन होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता, जो आपका पर्टिकुलर एंगल फंक्शन होगा वही फंक्शन आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मगर ये माइनस साइन कैसे आया? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 180 प्लस थीटा। क्या कह रहा है? 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 तो यहां तक होता है, और थीटा कहां होता है? प्लस का थीटा, यानी कि 180 डिग्री तो यहां तक पहुंच गया, और प्लस का थीटा से मुराद क्या है? कोई ना कोई और एंगल भी होगा। अब ये एंगल 0.5 डिग्री होता है, 0.2 होता है, 0.1 होता है, मगर 180 से बड़ा है, यानी कि इसने 180 की लाइन को क्रॉस कर दिया। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट तक 180 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक 180 होता है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट से निकल गया। अब 180 से बड़ा कितना थीटा है मुझे नहीं पता, ना मुझे निकालना है, मगर जितना भी है ये 1/3 सेकंड क्वाड्रेंट निकल गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा? साइन नेगेटिव। कैसे? ऑल सिली टॉम कैट्स। ऑल सिली टॉम कैट्स से मुराद क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, मगर साइन थोड़ी पॉजिटिव होता है। तो क्या आएगा? माइनस का साइन। अगर मेरी बात में अभी भी किसी को मसला है तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए साइन 180 माइनस थीटा, अगेन कौन सा रेफरेंस एंगल आ रहा है? 180 का। तो 180 का हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई चेंज नहीं होगा, इसका आंसर पॉजिटिव साइन थीटा होगा। अगर आपके पास आंसर आ जाए 180 माइनस थीटा का, साइन 180 माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव साइन थीटा। पॉजिटिव साइन थीटा क्यों होगा? आपसे कह रहे हैं 180 में से थीटा का निकलना, तो आपका एंगल कहाँ बन रहा है? इधर कहीं बन रहा है। क्या कह रहे हैं? साइन 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ तक, और फिर क्या कह रहे हैं? माइनस का थीटा। माइनस का थीटा से मुराद 180 से कहीं पहले, तो पहले क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपल पॉजिटिव साइन थीटा। हम जो क्वाड्रेंट वाली कहानी करेंगे, ये कहानी किसके लिए होगी? आपको पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू बताने के लिए। और बाकी जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली मंजन कहानी है, ये किसके लिए? ये इसके लिए कि भाई आपका फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, उसके लिए। अगर तो फंक्शन नहीं चेंज होगा तो आपका जो भी फंक्शन होगा वही आपका आंसर हुआ करेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव का अंदाज़ा आप अपने क्वाड्रेंट के मूवमेंट से लगा लिया करोगी। मगर अगर तो आपका चेंज आ रहा होगा, अगर आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा होगा, तब क्या करोगे? तब इन तरीकों के जरिए उसको चेंज किया करोगे। कैसे? आओ देखते हैं। अगला मुझसे क्या कह रहे हैं? सेक 90 प्लस थीटा। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहे हैं? सेक 90 प्लस थीटा। मुझे बताओ, सब छोड़ दो, रेफरेंस एंगल कौन सा आपका? रेफरेंस एंगल ये रहा 90। क्या कह रहा है? 90। तो रेफरेंस एंगल क्या है? कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है ना। वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या वैल्यू होती है? वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या होता है? चेंज होता है। यानी कि आपका फंक्शन, ये इस फंक्शन का आंसर यही सेक नहीं होगा, इस फंक्शन का आंसर कुछ और होगा। अब क्या कुछ और होगा? मैंने आपसे बोला चेंज करने के लिए आप इस तरीके चेंज क्या करोगी? साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा, कॉस हमेशा साइन में होगा, टेंजेंट हमेशा कॉट में होगा, सेक हमेशा कॉसेक में होगा, सेक हमेशा किस में होगा? कॉसेक में। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉसेक। ये तो इसका आंसर होगा, मगर कुछ आंसर आपके पास ऑप्शन एक पॉजिटिव कोसेक होगा, नेगेटिव कोसेक होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर पॉजिटिव कोसेक है या नेगेटिव कोसेक है? मूवमेंट देखकर। कैसे मूवमेंट देखोगे? क्या लिखा हुआ आ रहा है? साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा से मुराद क्या है? कि 90 डिग्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 90 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर है ये, प्लस थीटा यानी कि 90 से आगे जाना है आपको। 90 से आगे जाने, कहाँ आगे जाना है? यानी सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर कहीं आपका एंगल एग्जिस्ट कर रहा होगा। कहाँ कर रहा होगा? सेकंड एंगल, सेकंड के ऊपर। अब मुझे बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सर नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर नेगेटिव। आपके पास ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव कोसेक भी होगा, नेगेटिव कोसेक भी होगा, मगर आंसर क्या होगा? नेगेटिव कोसेक। क्लियर? सिमिलरली आपका क्वेश्चन आता है टेंजेंट 270 माइनस थीटा। अगेन आपका रेफरेंस एंगल क्या है? 270। 270 कहाँ है? ये रहा, ये नीचे वाली लाइन 270 की होती है। क्लियर? आपसे क्या कह रहे हैं? 270 माइनस थीटा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि वर्टिकल लाइन आ गई, वर्टिकल लाइन आ रही तो चेंज करोगे। टेंजेंट का फंक्शन का आंसर, यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर टेंजेंट नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन आपकी आ रही है। क्या आ रही है? वर्टिकल लाइन। टेंजेंट 270 माइनस थीटा कह रहा है, 270 ये रहा, रेफरेंस एंगल का है, वर्टिकल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका क्या होगा? अपोजिट कुछ चेंज करोगे। टेंजेंट थीटा किस में चेंज होता है? कॉट थीटा में चेंज होता है। टेंजेंट थीटा किस में चेंज होता है? कॉट थीटा के ऊपर। तो आपका आंसर क्या होगा? कॉट थीटा। मगर पॉजिटिव कॉट थीटा है नेगेटिव कॉट थीटा, उस बात का अंदाजा कैसे करोगे? इस 270 माइनस थीटा के जरिए। अब देखो 270 कहाँ पे है? 270 यहाँ पर है। तो 270 माइनस थीटा से मुराद किया है पीछे जाना है। कहाँ जाना है? पीछे जाना है, इस जगह पे जाना है, कहीं इस थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर जाना है। और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर टेंजेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? आई होप आपका आंसर होगा सर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल पॉजिटिव कॉट थीटा होगा। सिमिलरली अगर आपके पास आंसर आ जाता है cos 360 माइनस थीटा, तो आई होप ये वाला खुद से कर सकते हो, मगर फिर भी बता देता हूँ। अगर आप में से किसी को भी मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
कैसे रिपीट करूंगा भाई, cos 360 माइनस थीटा के अंदर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, रेफरेंस एंगल देखना है। इसमें क्या रेफरेंस एंगल आ रहा है, रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है 360 डिग्री का। 360 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, इधर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा 360 डिग्री, सही है पहली चीज़। अब ये कैसी लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। आई होप आपका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या मैंने ट्रिक बताई, मैंने बोला कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। सिंपल cos थीटा का फंक्शन है तो cos थीटा इसका आंसर होगा। मगर कुछ आंसर के अंदर एक पॉजिटिव cos थीटा गिवन होगा, नेगेटिव cos थीटा, तो आपका आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव उसको भी चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है 360 माइनस थीटा, क्या कह रहा है 360 माइनस थीटा। 360 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 360 से पहले जाना है। 360 माइनस थीटा यानी कि एंगल से पहले, एंगल में से माइनस यानी कि एंगल से पहले, तो इधर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा 360 माइनस थीटा। इधर से मुराद क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आई होप आपका आंसर होगा पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या होगा पॉजिटिव cos थीटा। मैंने 4 तरह के फंक्शन लिए, 180 भी लिया, 90 भी लिया, 270 भी लिया, 360 भी लिया। मैंने चारों तरह से एक्सप्लेन करा। आई गेस आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दोबारा पूरी चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि भाई कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम क्या करोगे, रेफरेंस एंगल निकालोगे। रेफरेंस एंगल क्या होगा, जो भी आपको पर्टिकुलर चीज़ का एंगल गिनो, फॉर एग्जाम्पल 180 या 90 या 270 360, आप उस रेफरेंस एंगल को लोकेट करोगे इधर अपने सर्कल के ऊपर, क्या आपका सर्कल के ऊपर 180 डिग्री कहाँ बन रहा है, 270 कहाँ बन रहा है, 90 कहाँ बन रहा है, 360 कहाँ बन रहा है। देन उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि आपका रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ रहा है, वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा है। अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा तब कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वही पर्टिकुलर फंक्शन आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ रहा है, cos 360 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो cos इसका आंसर है। मगर पॉजिटिव या नेगेटिव इस बात का फैसला बाद में करेंगे, अभी इसको छोड़ दो। सिमिलरली अगर साइन 180 प्लस थीटा आ रहा है तो 180 कहां पे होता है, रेफरेंस एंगल कहां है, हॉरिजॉन्टल का। अब ये इसका आंसर हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो मुझे पता चल गया कि साइन का आंसर हॉरिजॉन्टल की वजह से ये इसके फंक्शन का आंसर यही होगा, यानी कि साइन का साइन ही होगा। मगर अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव इस बात का फैसला इसकी मूवमेंट बताएगी, यानी कि एंगल की लोकेशन बताएगी। एंगल की लोकेशन का दे रहा है 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा की मुराद क्या है, मुझे 180 से आगे जाना है। 180 से आगे जाने का मुराद क्या है, मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर तो नेगेटिव होता है तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये होता है साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा की एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल साइन 90 माइनस थीटा यानी कि रेफरेंस, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए साइन 90 माइनस थीटा, मैं लिख भी देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा में क्या कह रहा है 90 कहाँ पे, रेफरेंस एंगल कहाँ पे मेरा, वर्टिकली। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, इसका आंसर फिर साइन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, कॉस, क्योंकि साइन हमेशा कन्वर्ट हो जाता है कॉस के अंदर। क्यों, क्योंकि रेफरेंस एंगल वर्टिकल के ऊपर आ रहा है, तो वर्टिकल के ऊपर आप अपने फंक्शंस को चेंज करते हो, फंक्शंस का आंसर वही नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है। अब ये पॉजिटिव cos थीटा है, नेगेटिव cos थीटा, इस बात का तयन ये पर्टिकुलर लोकेशन मुझे करी। क्या कह रहा है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा से मुराद क्या है कि 90 से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेंजन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर पॉजिटिव cos थीटा होगा। क्लियर। आई गेस मैंने चैप्टर नंबर 10 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। देखो कुछ भी नहीं, चैप्टर नंबर 10 में नॉर्मली फॉर्मुलाज है और ये एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आई गेस 15 से 20 मिनट से इस टॉपिक पर आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं ज़रा चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। अच्छा, अब मेरे पास आ गया बेटा चैप्टर नंबर 11 ग्राफ। छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं इसी वीडियो में निपटाने की कोशिश करूँगा। चैप्टर नंबर 11 क्या होता है, पीरियड्स। चैप्टर नंबर 11 में पहला मेरे पास चीज़ क्या आ रही है, पीरियड। पीरियड क्या होते हैं, देखो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मेरे पास मेरी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वो पीरियड्स कहला रही है, यानी कि पीरियड्स परफॉर्म हो रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कोई काम हो रहा है। इसकी मैं एग्जांपल बाद में देता हूँ। मैंने क्या कहा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मेरी वैल्यू क्या हो, रिपीट होना स्टार्ट हो जाओ। इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ, टेंशन ना लो। वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इंटरवल के बाद मेरी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। अच्छा, इट इज़ द इंटरवल ऑफ द आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल स्टार्ट रिपीटिंग। इसकी वो क्या बन जाएगी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इट इज़ द इंटरवल आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन स्टार्ट रिपीटिंग। इसके अच्छा मैं इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। आपने कभी घड़ी देखी है, ऑब्वियसली हर एक ने देखी होगी। घड़ी में कितने कांटे होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं, आई गेस 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 11 पूरे 12 होते हैं, सही है। अगर 12 के बाद आपकी सुई 13 के ऊपर नहीं जाती, यानी कि 13 नाम भी कोई चीज़ नहीं होती। मैं 24 आवर्स क्लॉक की बात नहीं कर रहा। आप में से बहुत से बच्चे ना के कहना स्टार्ट हो जाए सर डिजिटल क्लॉक के 24 आवर्स होते हैं, तो भाई वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर मैं उसकी एग्जांपल भी दे दूँ तो 24 के बाद 25 पे नहीं जाते, बल्कि स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट दोबारा करते हो। तो सिमिलरली मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास सिंपल एक वॉल क्लॉक है, उसके ऊपर क्या है 12 कांटे होंगे, तो आपका कभी भी सुई का कांटा 12 के बाद 13वें के ऊपर नहीं जाता, 13वें के ऊपर नहीं जाता, बल्कि ये एक रिपीटेशन दोबारा से स्टार्ट कर देता है। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 12 घंटों के बाद दोबारा 1 पे आ जाता है। क्लियर। पहले 1 से 2 पे आता है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 9 10 11 12 और फिर 12 के बाद 13 पे नहीं जाता, बल्कि दोबारा 1 पे आ जाता है। दोबारा सुई किस पे आ जाती है, 1 पे। ये क्या हो रहा है, ये हर 12 घंटे के बाद एक टाइम इंटरवल के ऊपर रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यू को, वैल्यू रिपीट कर रहा है। क्लियर।
अच्छा, नॉर्मली पीरियड्स जो होते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पीरियड्स जो नॉर्मली होते हैं ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ऐड कर रहे होते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बहुत अच्छे एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, हलवा मार्क्स होते हैं यार इस टॉपिक के, हलवा मार्क्स होते हैं इसके, बहुत खूबसूरती के साथ इस टॉपिक से मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। कैसे, आओ देखते हैं कैसे। मगर दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। नॉर्मली जो पीरियड्स आपके पास ऐड कर रहा होता है, ये डील कर रहा होता है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और डिवीजन के ऊपर। ये जो पीरियड होता है किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, नॉर्मली डीलिंग कर रहा होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर। अच्छा, अगर तो आपकी पीरियड की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी फंक्शन के साथ, अगर तो आपकी पीरियड की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी फंक्शन के साथ, आप उसको डिवाइड करवा दोगे। अगर आपके फंक्शन के साथ आपके पीरियड की वैल्यू डिवाइड हो रही होगी, आप उसका आंसर निकालने के लिए उसे मल्टीप्लाई करवा दोगे। मैंने क्या बात बोली है समझा दो, टेंशन ना लो, हम इसके भी सॉल्यूशंस करेंगे, बट मैंने भी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की आपको थ्योरी में बता रहा हूँ कि इफ़ पीरियड ओनली डील्स विद द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पार्ट ऑफ द एंगल। पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा होता है, पीरियड ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के ऊपर ऐड कर रहा होता है आपके एंगल के रेफरेंस से। एंगल के रेफरेंस से आपका जो पीरियड होता है वो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के ऊपर ऐड कर रहा होता है, डीलिंग कर रहा होता है। पीरियड्स ओनली डील विद द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पार्ट ऑफ द एंगल। इफ इट्स मल्टीप्लाइंग देन डिवाइड इट, और इफ इट इज डिवाइडिंग देन मल्टीप्लाई इट। दिस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन जो हुई जा रही होती है, ये नॉर्मली आपके एक्चुअल पीरियड के ऊपर हो रही होती है। अच्छा, अभी सारी कहानियाँ छोड़ दो, आई होप आप में से बहुत से लोगों के पास समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ में टेंशन ना लो, मैंने भी सिर्फ थ्योरी बताई है, हम इसको भी प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मगर दो बातें याद रखो, आपको पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ साइन फंक्शन क्या होता है, साइन का पीरियड क्या होता है, साइन या कोसाइक का पीरियड क्या होता है, 2π। जो पीरियड साइन का होगा जाहिर सी बात है कोसाइक का भी वही होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, सेम है। सिमिलरली कोसाइन का या फिर सेक का पीरियड क्या होता है, अगेन इसका भी 2π होता है। और टेंजेंट का पीरियड क्या होता है बेटा, टेंजेंट का पीरियड होता है सिंपल π। ये चीज़ें याद होंगी तो पीरियड के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। पीरियड के जो एमसीक्यूज होंगे वो इन तीन चीज़ों पे घूम रहे होते हैं। पीरियड ऑफ साइन फंक्शन क्या होता है, 2π। पीरियड ऑफ कोसाइन क्या होता है, 2π। और पीरियड ऑफ टेंजेंट क्या होता है, π। साइन और कोसाइक का पीरियड 2π होता है, साइन और कोसाइक का पीरियड 2π होता है, कोसाइन और सेक का पीरियड 2π होता है, और टेंजेंट का पीरियड, टेंजेंट और कॉट का पीरियड π होता है। अब ज़रा आ जाओ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं बची, यहाँ पे देख लेते हैं इसके। अगर मुझे क्वेश्चंस देखने, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेपर में क्वेश्चन आता है साइन 3x का आंसर बताओ। मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ साइन 3x। आई गेस आप में से बहुत से लोगों ने पास्ट पेपर जब देखे होंगे तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ साइन 3x। साइन 3x का पीरियड बताओ। पहली बात, आपको पता है कि साइन का पीरियड क्या होता है, मैंने आपसे क्या बोला, 2π। मैंने आपसे क्या बोला, साइन का पीरियड क्या होता है, 2π। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, कभी भी एंगल का पीरियड निकालना हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करवा दो। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड। तो ये इसका आंसर होगा। पीरियड ऑफ साइन क्या होगा, 2π/3। आप में से किसी को मेरी बात समझ में नहीं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आता है पीरियड ऑफ साइन 3x निकालो, तो साइन का अपना पीरियड क्या होता है, साइन का अपना पीरियड क्या होता है, 2π। और ये 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल के साथ, इसको यहाँ पे डिवाइड करवा दो, ये इसका पीरियड बन जाएगा, पूरा फॉर्मूला बन जाएगा पीरियड ऑफ साइन। क्लियर। साइन का अपना पीरियड क्या होता है, 2π, और 3x यहाँ पे एंगल के में ना, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। मैंने यही बात यहाँ पे लिखी थी। अगर आपके एंगल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उसको डिवाइड करवा दो, कोई डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे 3x क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, हमने वहाँ पे डिवाइड करवा दिया, सिंपल। अच्छा, अगर आप में किसी को बात समझ में नहीं है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल cos 2x से पीरियड निकालने के लिए आता है। क्या आया था, cos 2x से पीरियड। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंपल cos का पीरियड क्या होता है, 2π, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका पीरियड क्या होगा, सिंपल π। cos 2x से पीरियड क्या होगा, π। सिमिलरली कभी आपके पास आ जाता है cos x/4। क्या आ रहा है, cos x/4। cos का अपना पीरियड क्या होता है बेटा, cos का पीरियड होता है 2π। cos का पीरियड क्या होता है, 2π। और ये 4 देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 2/4। 4 2 8, 8π। तो cos x/4 का पीरियड क्या होगा, 8π। ये इसका आंसर होगा। क्लियर। आई गेस मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आपको। मैंने क्या कहा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई। cos का अपना पीरियड क्या होता है, 2π। यहाँ पे x/4 था, इसका एंगल क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, तो पीरियड के लिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो इसका आंसर होगा। क्लियर। सिमिलरली देखो मेरे पास कभी आ रहा हो टेंजेंट 2x/3। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, टेंजेंट का अपना पीरियड क्या होता है, टेंजेंट का पीरियड होता है पाई। टेंजेंट का पीरियड क्या होता है, पाई। अब देखो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये इसका आंसर होगा। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहे होते हैं यार, हर साल एक आध तो इंशाल्लाह आ ही जाता है। तो आपके एक सॉलिड मार्क्स है। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल है? अगर मैं किसी नर्सरी के बच्चों को भी सिखा दूँ ना, तो वो भी सीख जाएगा। कुछ मुश्किल है इसके अंदर? सिंपल आपको साइन कॉस और टेंजेंट का खाली पीरियड पता होना चाहिए। साइन और कॉस के पीरियड 2π और टेंजेंट का क्या होता है, सिंपल पाई।
अगर कोई भी फंक्शन का पीरियड आ जाता है क्या लिखोगे, cos 2x से पीरियड निकालने के लिए दे रहा है तो cos 2x cos का अपना पीरियड और यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। cos x अपॉन 4 cos का अपना पीरियड लिखा आपने 2 पाई और यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे बताओ इससे आसान चीज़ तो एक्सपेक्ट कर सकते हो दुनिया के अंदर। अच्छा मेरी एक बात गौर से सुनना, अब आप में से शायद हो सकता है बहुत से बच्चों के जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई ये पीरियड हम यूज़ क्यों करते हैं, ये पीरियड यूज़ करने की रीज़न क्या होती है। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ साइन थीटा, मेरे पास एक फंक्शन है साइन का, यहाँ पे जो थीटा है एक सर्कल के ऊपर ये कितनी देर में रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, जाहिर सी बात है पूरे सर्कल की रोटेशन है, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं लगी हुई, तो जाहिर सी बात है ये एक जो थीटा है ये कितनी देर में पूरी रोटेशन कंप्लीट कर रहा है 360 डिग्री के ऊपर, यानी कि ये 360 का साइकिल कंप्लीट करता है, तब कहीं जाके इसकी पीरियड कंप्लीट होता है, इसकी रोटेशन कंप्लीट होती है। मगर अगर कभी मेरे पास आ जाए साइन 3x, साइन 3x का पीरियड क्या होगा, मैंने क्या कहा 2 पाई और ये थी यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड, और 2 पाई अपॉन 3 की डिग्री के अंदर वैल्यू क्या होती है, आई गेस ये आ रही होगी 130 या 120, ये आ रही होगी 120 डिग्री। मैंने क्या बताया, मैंने 2 बातें कही। मैंने कहा अगर सिंपल केस के अंदर साइन थीटा की वैल्यू हो तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा यानी कि थीटा जो है ये 360 डिग्री के ऊपर अपना एक सर्कल कंप्लीट बनाता है, एक सर्कल अपना कंप्लीट कर रहा है। मगर इस केस के अंदर ये साइन 3x के केस के अंदर ये कितनी देर में अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, 120 के ऊपर। क्यों? क्योंकि साइन 3x का पीरियड है 120 डिग्री, साइन 3x का पीरियड क्या है 2/3, यानी कि इससे मुराद ये है कि इस केस के अंदर जो साइन है ये अपना साइकिल कितनी देर में कंप्लीट कर रहा होगा, 120 के ऊपर, 120 की डिग्री के ऊपर। नॉर्मली साइन थीटा किसके ऊपर कंप्लीट कर रहा है 360 डिग्री, मगर पीरियड के केस के अंदर जब साइन 3x के पीरियड के ऊपर क्या कर रहा होगा 120। और पीरियड होता क्या है वैसे, पीरियड नॉर्मली आपको बात बताता है कि आपका जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड हुआ है। पीरियड नॉर्मली टेल्स कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड हुआ है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पीरियड, या पीरियड का नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, तो पीरियड का फंक्शन क्या होता है, ये बताता है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड हुआ है। तो फिर वो चीज़ जो वाई एक्सिस के ऊपर मुझे बात बताती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एक्स एक्सिस के ऊपर जो चीज़ मुझे बात बताए कि मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड हुआ है उसका नाम होता है पीरियड, और जो चीज़ मुझे ये बताए कि मेरा ग्राफ वाई एक्सिस पे कितना एक्सटेंड हुआ है वो उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अभी एम्पलीट्यूड को पढ़ लेते हैं, टेंशन ना लो। मैंने इसकी 2 एग्जांपल दी कि भाई साइन थीटा नॉर्मली अपना एक एंगल सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करता है 360 के एंगल के ऊपर करता है, मगर साइन 3x के केस के ऊपर कितनी देर में करेगा 120 के ऊपर। ये इसका बेसिकली पीरियड है, ये बता रहे कि कितना ये एक्सटेंड हुआ है अपने एक्स के ऊपर। अच्छा अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, सर व्हाट इज़ दिस एम्पलीट्यूड। तो भाई मैंने एम्पलीट्यूड को वैसे डिफाइन कर दिया। एम्पलीट्यूड बेसिकली मुझे ये बात डिफाइन करता है कि मेरा ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड हुआ है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है, फंक्शन आ रहा है fx इक्वल टू a cos x, या फिर आता है मेरे पास फंक्शन आता है fx इक्वल टू a sin थीटा, या फिर मेरे पास आता है fx इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है, एम्पलीट्यूड ये पर्टिकुलर नंबर जो होता है, कोफिशिएंट जो होता है आपके साथ पास फंक्शन का, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि दिस मॉड, और ये नॉर्मली मॉड के अंदर होता है, ये बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि बताओ fx इक्वल टू -5 sin x के अंदर एम्पलीट्यूड बताओ। क्या बताओ माइनस, मैंने क्या कहा एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोफिशिएंट, फंक्शन का कोफिशिएंट, मगर मॉड की फॉर्म में। मॉड का मतलब क्या होगा, इसका नेगेटिव साइन खा जाएगा मॉड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, -5 का मॉड यानी कि +5, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी +5। सिमिलरली अगर कभी आपसे कह दिया जाए फंक्शन गिवन है आपको 6 cos x, इसका एम्पलीट्यूड बताओ, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट के फंक्शन के साथ आने वाला कोफिशिएंट, फंक्शन के साथ आने वाला नंबर क्या होगा 6 मॉड, यानी कि 6 का 6। सिमिलरली कभी 4 टेंजेंट थीटा आपसे कह दे कि इसका मॉड बता दो, मॉड क्या होगा 4 का 4 होगा। आई गेस क्लियर है भाई। अच्छा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में 11 में रह गया, आओ उसको देखते हैं। देन मेरे पास एक लास्ट टॉपिक आया था, थ्योरेटिकल टॉपिक है डोमेन एंड रेंज का। डोमेन एंड रेंज क्या होती है भाई, अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि साइन और कॉस की डोमेन क्या होती है, तो इस ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स आपके पास डोमेन में आ रहे होंगे साइन और कॉस की। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए रेंज क्या होती है साइन और कॉस की, तो ये +1 से लेकर -1 तक की होती है। सिमिलरली कभी आपसे कह दिया जाए कि डोमेन क्या होती है टेंजेंट की, ये होती है आपके पास रियल नंबर -x/x माइनस का 2x + 1 π/2। और व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेंजेंट, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। और ये डोमेन या और ये रेंज हो क्या रही होती है भाई, डोमेन आपके पास नॉर्मली किसी भी सेट के अंदर जितने भी इनपुट आपके नंबर्स होते हैं, किस तरह इनपुट किया जा सकते हैं, सारे डोमेन्स होती हैं। और रेंज क्या होती है, लार्जेस्ट इंटीजर माइनस डिफरेंस जो होता है स्मॉल इंटीजर्स का, जो कि नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हो आज तक। अच्छा आज की वीडियोज़ में हम नॉर्मली
3 चैप्टर कवर किए, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। इन 3 चैप्टर से नॉर्मली थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके पास, इतने हैवी कोई फास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हो। जिस तरह के क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी वीडियोस कवर करवा दी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सेट्स का टॉपिक रहता है, सेट्स का टॉपिक अगर तो मेरा मूड हुआ कंप्लीट करवाऊंगा, अगर तो मेरा मूड नहीं हुआ नहीं कंप्लीट करवाऊंगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि सेट्स नॉर्मली थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, वो तो और ज़्यादा खुश टॉपिक है, जितने खुश टॉपिक हैं इससे ज़्यादा खुश था। मैंने ये टॉपिक इसलिए कवर करवाया क्योंकि इसके अंदर फिर भी कहीं ना कहीं मैथमेटिकल डेटा आ रहा था, इसलिए मैंने इनको पढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11 नॉर्मली छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं या फॉर्मुलाज आ जाएंगे। फॉर्मुलाज आपसे बहुत बार पूछ लेगा कि फॉर्मुला ये फॉर्मुला बता दो, ये फॉर्मुला बता दो। वो सारे फॉर्मुलाज मैंने आपको लिखवाए बताए, और जो शॉर्ट ट्रिक्स थी वो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने एक आध बताई आपको जो थी। इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह आपकी चैप्टर नंबर 12 और 13 की वीडियोस बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी, उनकी भी कर लूँगा। सेकेंडली आज 2 सितंबर को आपका एनईडी का टेस्ट है, उसकी डेट भी आ गई है। सिर्फ इतना कहूँगा यार, बैठ के पढ़ो, अपने घर में फ़ारिग बैठने से बहुत बेहतर है कि बैठ के पढ़ो और अपनी तरफ से पूरी जान मारो। देखो अगर इंसान अपनी तरफ से पूरी जान मारता है तो मेहनत ऊपर वाले के हाथ में, वो आपकी मेहनत देखता है, नतीजा देना ऊपर वाले के हाथ में, वो आपकी मेहनत को देखते हो और इंशाल्लाह कामयाब हो गए आप लोग अगर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो। सेकेंडली इंशाल्लाह लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों को पेपर हल करने का तरीका ज़रूर बताऊँगा, इसमें कुछ शक नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था मैं बताऊँगा किस तरीके से पेपर आप लोगों ने सॉल्व करना है और किस तरीके से जाके एनईडी के पेपर के अंदर अपेयर होना है। एनईडी के KU जिसके पेपर में अपेयर हो गए, ऑल दो KU का मोस्ट प्रोबेबली पेपर कैंसिल हो गए हैं, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस के ऊपर एडमिशन होगा। बट एनईडी के अंदर जो पेपर आपका होगा किस तरीके से होगा, आपने किस तरीके से अपेयर होना है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। साथ साथ मैं कैरियर काउंसलिंग कर रहा हूँ। देखो किसी भी MCQs को 20 सेकंड ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, इस बात को शुरू से मैं समझा रहा हूँ, मैं आगे भी समझाऊंगा। किसी भी MCQs को हद से हद 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम मत देना कोई MCQs। अच्छा आओ ज़रा पेपर करने का तरीका देख लेते हैं आज। देखो मेरे पास कोई भी सेक्शन है, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, एक चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 की वीडियो थी, किस तरीके से आपने MCQs कौन सा सेक्शन पहले लेना है, आपने कौन सा सेक्शन पहले चूज़ करना है, आपने वो सेक्शन पहले चूज़ करना है बेटा जो आपको अच्छा आता हो, ना कि जो आपकी सामने वाला है, बाजू वाला है, बराबर वाला है, या घर वालों ने कहा हो कि पहले अटैम्प्ट करना। नहीं, आपको जो पसंद है या आपको जो अच्छा आता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें चारों सेक्शन में से कोई भी सेक्शन पसंद हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें चारों सब्जेक्ट अच्छे लगते हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी मजबूरी के ऊपर पढ़ने बैठे हो वहाँ पे पेपर देने के लिए, तुम्हें पढ़ने का शौक ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर फिर भी इन चारों में से जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम्हें थोड़ा बहुत आता हो, पहले उसको अटेम्प्ट करना। तुम्हें मैथ अच्छी लगती है पहले वो करना, फिजिक्स अच्छी लगती है पहले वो करना। मैं इसको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ एक वीडियो के अंदर कौन सा पहले करना है। अब मैं आप बता रहा हूँ MCQ अटेम्प्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 4 MCQs आ रहे हैं, 5, 6, 7। फॉर एग्जाम्पल मैथ का पोर्शन है 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन टिल 13। आपके पास ये MCQs लिखे हुए हैं, आपने अपना पेपर उठाया, आपके पास चारों सेक्शंस थे, आपने बोला नहीं मैं पहले मैथ का पोर्शन कर रहा हूँ या मैं पहले फिजिक्स का पोर्शन कर रहा हूँ, मुझे मेरा पोर्शन वो स्ट्रॉन्ग है। तो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के सारे MCQs लिखे हुए हैं। अब देखो MCQs करने का तरीका क्या होता है बेटा, आपने आंखें बंद करके पहले MCQs करना स्टार्ट नहीं करना। मैं हाथ जोड़ के देखो तुम लोगों से कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते ऐसी हरकत मत करना। कैसे स्टार्ट करोगे, आपने सबसे पहले वो सेक्शन चूज़ करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। उसके बाद उस सेक्शन को भी धड़ाधड़ आंखें बंद करके नहीं स्टार्ट करना। आपके हाथ में टाइम वॉच होनी चाहिए, 2 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकालो। ये 2 मिनट तो हमेशा याद रखोगे मेरी बात पे। उन 2 मिनट क्या करना है, आपने उन 25 MCQs को एक बार देखना है। इन 25 MCQs में फॉर एग्जाम्पल ये मेरे 25 MCQs लिखे हुए हैं, मैंने क्या करूँगा, मैं पहले चेक करूँगा, मैं पढ़ूंगा और 3 सिंबल याद रखना, एक राइट का, एक क्रॉस का, एक सर्कल का। एक राइट के मुराद ये MCQs आपको आता है, आप सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस का मतलब ये आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, टॉपिक आप छोड़ चुके हो। देखो ना तो तुम टॉपर हो ना मैं टॉपर हूँ, अपनी ज़िंदगी का टॉपर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बैक बेंचर रहा हूँ हमेशा, जिसने बहुत तबाही मचाई है हर जगह पे। एक मिडिल बेंचर रहा हूँ और तो इसलिए भाई मेरे पास भी बहुत बार टॉपिक्स नहीं मुझे याद होते यार। मुझे भी ज़िंदगी में बहुत बार टॉपिक्स नहीं कवर होते मेरे किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, मगर मैं बैठ के रोता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यार मैं टॉपिक्स कवर नहीं, हाँ टॉपिक्स नहीं कवर तो मेरी अपनी वजह से नहीं कवर है। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। ये मैं सोचना कि सिर्फ तुम्हारे साथ होगा या मेरे साथ नहीं हुआ है, किसी और के साथ नहीं होगा, नहीं, बहुत सारों के साथ होगा। हो सकता है तुमने कोई चैप्टर चॉइस पर छोड़ दिया, हो सकता है तुमने कोई चीज़ ना पढ़ी हो, बहुत सुननी पड़ी होगी। मैं चाहूँ तो अपनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मगर शायद तुम में से बहुत से लोग यकीन भी नहीं करेंगे। मैंने केमिस्ट्री के अंदर सेकेंड की पूरी केमिस्ट्री मैंने एनईडी के जिस दिन मेरा पेपर था मैंने उस दिन सुबह में बैठ के देखी थी, खाली मैंने नहीं पढ़ी थी। मेरा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरा मूड नहीं था एनईडी का टेस्ट देने का, सिंपल सी बात है। तो मेरा उस सेक्शन पूरा क्या था, वीक था मेरा सेक्शन, बट अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तरीके से पढ़ा था, इसलिए जाकर पेपर दिया था और अटैम्प्ट किया था और हो गया था मेरा अच्छे तरीके से। कहने का मकसद है कहीं ना कहीं तुम्हारे भी फ्लॉज होंगे, कहीं ना कहीं औरों के भी होते हैं, कहीं ना कहीं तुम भी किसी चीज़ में वीक हो, कहीं ना कहीं दूसरे भी होते हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि तुमने कोई चैप्टर छोड़ा हुआ होगा या कोई टॉपिक छोड़ा हुआ होगा।
किसी भी टॉपिक का, तो ऐसे तमाम MCQs जो ऐसे टॉपिक से आ रहे हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, उनको क्रॉस करोगे। और सर्कल वाले कौन से MCQs होंगे, यानी कि वो MCQ जो तुमने पढ़े तो हैं, तुम्हें आते तो हैं, मगर उनमें थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हें सोचने के लिए। देखो बेटा, मैं MCQs करने का तरीका बता रहा हूँ, तरीका बहुत ज़रूरी है। ये तरीका तो हमेशा याद रखोगे ज़िंदगी भर, अगर तुमने तरीके से कर लिया। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, एप्टीट्यूड के अंदर चाहे आप IB की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जो करवा रहा हूँ, या फिर मैं ECAT की तैयारी जो करवा रहा हूँ, तो मैं बच्चे से एक बात कहता हूँ, ये देखो पेपर तुम्हें आता है, इस बात की गारंटी, ये इस बात की गारंटी नहीं कि तुम बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, कभी भी नहीं। ये इंटरमीडिएट का माहौल नहीं है। आपको पेपर बहुत अच्छा आता है, ये इस बात की तो गारंटी है कि आप इंटेलिजेंट हो, मगर ये इस बात की कतई तौर पे गारंटी नहीं है कि आप पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी कर पाओगे। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको पेपर का पैटर्न और पेपर को करने का तरीका आना चाहिए। क्लियर? मेरे टीचर एक बात अक्सर हमसे कहते थे, सर आतिफ उनका नाम था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ही मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मेरे जो साथ थे मैथ्स के, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो एक बात अक्सर हमसे कहते थे कि देखो हाशिम, ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर के अंदर से 100% में से 100% पेपर आए, यानी कि आपको 100% में से 100% पेपर आए। हाँ, अगर आपको उसके अंदर से 80% पेपर भी आता है ना, तो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए कि आप उस 80% को 100% में कन्वर्ट कर सको, अपनी प्रेजेंटेशन के ज़रिए, अपनी किसी और चीज़ के ज़रिए, अपनी स्किल्स के ज़रिए, किसी भी ज़रिए। ये पैटर्न होता है पूरा, ये तरीका होता है पूरा। क्लियर? तो एप्टीट्यूड के अंदर मैं एक बात बहुत तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे वो बच्चा रुल जाता है, मर जाता है और फेल हो जाता है, जिसको नॉलेज तो है जिसके पास, मगर उसको इंप्लीमेंट करना नहीं आता। तो इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके लिए अपनी वीडियो को फालतू में लंबा कर रहा हूँ। मेरे पास भी देखो टाइम नहीं है, यहाँ पे भी मेरे पास एक ही वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो गई। मेरे पास भी रात में घड़ी के जो बज रहे हैं, मैं अगर बताऊँ तो लोग बिलीव नहीं करो, रात के भी 2 बज रहे हैं मेरे पास। मतलब मुझे भी कुछ शौक नहीं है अपनी वीडियो लंबी करने का। क्या मकसद है? मकसद मैं पहले ही बता चुका, अभी बता देता हूँ। अगर मेरी वजह से कोई एक स्टूडेंट भी कामयाब हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। आप में से कोई एक को भी मेरी बात अगर अच्छी लगती है और उसको कोई कामयाब हो गया, तो यकीन मानो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होगी। MCQs करने का क्या तरीका होता है? आपके पास नंबर ऑफ MCQs गिवन है, आपने इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ करना है। ये तीनों ऑप्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, ये IB के पैटर्न के ऊपर होते हैं, वहाँ के बच्चों को मैं बता रहे होते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट। दूसरा क्या है? रॉन्ग। तीसरा क्या है? सर्कल। देखो पहला MCQs फॉर एग्जांपल आ रहा है फिजिक्स के अंदर क्वांटम थ्योरी से। ये थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ये थ्योरी फॉर एग्जांपल मुझे बहुत अच्छी लगती थी, यानी कि ये MCQs मुझे आता है, ये MCQs मुझे आता है। मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, मैंने भी सॉल्व नहीं किया MCQs, मैं शुरू के 2 मिनट क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कौन से MCQs मुझे आते हैं, कौन से नहीं आते। अगर धड़ाधड़ उठा के आंखें बंद करके MCQs करना स्टार्ट कर दोगे, आपका पेपर फेल होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या किया जाता है? पेपर को रीड किया जाता है, यानी कि अपने पर्टिकुलर सेक्शन, जो सेक्शन आपको अच्छा आता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के आप MCQs को रीड करोगे। देन MCQ नंबर 1 को आपने देखा, वो फॉर एग्जांपल फिजिक्स का क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड था। ऑल्दो मुझे फिजिक्स सबसे ज़्यादा बकवास लगती है, सबसे ज़्यादा मुझे बकवास फिजिक्स लगती है, स्टिल मैं फिजिक्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड था। सेकंड नंबर के ऊपर जो MCQs आ रहा है, ये आ रहा है आइंस्टाइन थ्योरी रिलेटिविटी से। यार ये भी मुझे आता है, ये मुझे आता है। सेकंड MCQs मुझे आता है, तो मैंने इसको टिक कर दिया। थर्ड MCQs मैंने देखा, यार ले बाबे, ये तो आ गया भाई, किसके आ गया? चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आ गया। ये तो किसका आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी अल्लाह के बंदे यार, वो कूलम फोर्स का फॉर्मूला था, मैं बैठ के सोच रहा हूँ, मैं भी एग्जाम में बैठ के सब सोच रहा हूँ यार। चैप्टर नंबर 3 का थर्ड MCQ है, चैप्टर नंबर 12 का आ गया। सेकंड चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अबे यार क्या दिमाग पका वो चैप्टर था, कूलम फोर्स एंड सो ऑन। यार ये तो मैंने चैप्टर ही फॉर एग्जाम्पल चॉइस पे छोड़ा हुआ है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया ये MCQs, मुझे ये MCQs बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब मैं इस MCQs को आखिर तक देखूंगा भी नहीं, मैंने इसको क्या कर दिया? क्रॉस। इस पे टाइम ज़ाया ही नहीं करना है बेटा, इस पे टाइम ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि ये वो MCQ है उस टॉपिक से आया जो टॉपिक ही मैंने छोड़ के गया हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आइंस्टाइन का बच्चा हूँ, मैं न्यूटन की औलाद हूँ, मेरा बाप क्या वो लगता है यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल सलाम या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान? नहीं भाई, जब एक टॉपिक मैंने फिजिक्स का पढ़ा ही नहीं है, एक मैथ का टॉपिक, एक केमिस्ट्री का टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर शुरू के 5 मिनट में मुझे ना आए तो आखिरी 10 मिनट में मुझे आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। इसका मतलब इस पर्टिकुलर MCQ को आपने अटेम्प्ट नहीं करना। इसकी जुगाड़ या इसकी तुक्का लगाने का तरीका वो मैं आखिर में बता दूंगा। MCQs टिक करने का भी तरीका होता है, यानी कि जो जुगाड़ लगाने का तरीका एक होता है। जो MCQs आपने सही कर दिए, उसके बाद जो आप रैंडमली ब्लफ मार रहे होते हैं ना, उसको करने का भी तरीका होता है, वो भी इंशाल्लाह आखिर में बता दूंगा। बट अभी क्या करना है, ये MCQ मुझे आता था, मैंने टिक कर दिया। ये MCQ भी आता था। ये MCQ ऐसे टॉपिक्स है जो आता ही नहीं, तो इस पर टाइम ज़ाया करना फजूल है। इसके ऊपर क्रॉस कर दो, अपने पास छोटा पेंसिल से क्रॉस कर दो। अब 4 जो है MCQs न्यूमेरिकल बेस्ड है, मुझे आता है। 5 जो है ना, ये आ रहा है चैप्टर नंबर 16 से। चैप्टर नंबर 16 यार वो होता था ना यार, आई गेस ग्रुपिंग वगैरह वाला होता था यार। ये चैप्टर नंबर जो 16 से आ रहा है मुझे आता है, मगर थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, इसको सर्कल कर दिया, इसके ऊपर सर्कल कर दिया। फिर 6 के ऊपर गया। 6 आ रहा है चैप्टर नंबर 11 से, हीट से। चैप्टर नंबर 11 हीट, सेकंड ईयर। यार ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई रीज़न मांग रहा है, वो रीज़न जो है ना मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा अगेन।
7 जो है ये आ रहा है मेरे पास चैप्टर नंबर 13 से या चैप्टर नंबर 14 से इलेक्ट्रिक करंट से आ रहा है। मैंने इसको टिक कर दिया, मुझे आता है, मैं कर दूंगा। चैप्टर नंबर 8 भी न्यूमेरिकल आ रहा है, मुझे आता है। चैप्टर नंबर 9 भी न्यूमेरिकल आ रहा है, मुझे आता है। चैप्टर नंबर 10 अगेन एक ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो मुझे नहीं आता, मैंने क्रॉस कर दिया। 11 अगेन एक ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं, मैंने क्रॉस कर दिया। अब ज़रा आओ मैं समझाता हूँ मैंने क्या हरकत करी है। देखो 1 और 2 ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनके ऊपर मैंने टिक मार्क किया। ये कौन से एमसीक्यूज़ हैं, ये मुझे आते हैं, इन पे मेरा टाइम ज़ाया नहीं होगा, ये डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लूँगा। हम यही तो करना सीखना चाह रहे हैं कि कब टाइम वेस्ट करना है, कब टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सारे टिक वाले एमसीक्यूज़ पहले मैं सॉल्व करूँगा। कौन से टिक वाले, और ये सर्कल वाले एमसीक्यूज़ कौन से हैं? ये सारे एमसीक्यूज़ वो हैं जो मुझे आते तो हैं, मगर इन पर सोचना पड़ेगा, इन पर टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। इन्हें 5 से 6 मिनट चाहिए होंगे, इन्हें 3 से 4 मिनट चाहिए होंगे, तो इन्हें अभी सॉल्व नहीं करना। आप सबसे पहले हर सेक्शन के टिक वाले एमसीक्यू सॉल्व किया करोगे। सेम काम आप करोगे मैथ के अंदर। फॉर एग्जांपल पहले एमसीक्यू आ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से 2 से 11 से, किसी भी चैप्टर से आ रहे जो आपको अच्छा लगता है, आपको आता है, तो आपने क्या करा, आपने टिक मार्क कर दिया एमसीक्यू के ऊपर, छोटा सा टिक कर दिया। 2 भी ऐसे चैप्टर से आ रहा है, आपको आता है। 1 आ रहा है सेट से। अब ये थर्ड एमसीक्यू जो आ रहा है सेट से आ रहा है। सेट मुझे कभी भी नहीं पसंद, मैं कहूँगा यार सेट नहीं यार नहीं, इसको मैंने सर्कल कर दिया, यानी कि मुझे सोचना पड़ेगा एमसीक्यू के ऊपर। आप इस तरीके से ये काम आप हर सेट चैप्टर पे आके करोगे। हर सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का काम ये होगा, टिक क्रॉस सर्कल। टिक यानी कि वो एमसीक्यू जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, या फिर आप वो एमसीक्यू जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। टिक वाले एमसीक्यूज कौन से हैं जो आपको तरीके से आते हैं, जो आप सॉल्व कर सकते हो। सर्कल वाले कौन से हैं, आपको आते तो हैं ये एमसीक्यूज, मगर हो सकता है इनका फॉर्मूला ज़हन से निकल रहा हो सकता है ये आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम करे, हो सकता है कोई रीजन बेस्ड हो, रीजन कोई बहुत ही गहरा रीजन हो कि आपको थोड़ा टाइम लगे सोचने के अंदर, बनाने के अंदर, कुछ वर्किंग करने के अंदर। तो सर्कल वाले हैं। और क्रॉस वाले कौन से हैं, ये एक ऐसे टॉपिक से क्रॉस वाले आए हैं जो कि आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, या ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो उनके ऊपर आप क्रॉस करते जाओगे। अब पेपर कैसे सॉल्व करोगे, आपने 2 मिनट का टाइम लेकर ये सारा काम कर दिया। ये सारा काम आपने फॉर एग्जाम्पल आपने पहला सेक्शन फिजिक्स का उठाया था, फिजिक्स के अंदर ये सारा काम कर दिया। अच्छा देखो पहली बार बता रहा हूँ, ये मैं एलियंस के लिए नहीं कह रहा कि क्रॉस वाले। देखो तुम भी एक इंसान हो, तो है तुम लड़का हो या लड़की जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं भी एक इंसान था, मेरे साथ तो ऐसा होता था, मुझे नहीं पता तुम एलियन तो नहीं हो। मैंने जितनी जगह पढ़ाया आज तक, मैंने उन सबको शेयर किया, उनके साथ भी यही होता था। बहुत बार पेपर के अंदर ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, तो उनको लिए आप क्रॉस का सिंबल यूज़ करोगे, यानी कि वो टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तो आपने इनको स्टार्टिंग में तो देखना ही नहीं है, इनकी तरफ आपने देखना भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्टार्टिंग में आपको नहीं आ रही है तो ऐसा थोड़ी होता आखिर में आ जाए। देखो एक बार याद रखना, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर चीटिंग करने का सोचना ही मत। पेपर फाड़ देंगे, पहले बता रहा हूँ, पेपर फाड़ के तो जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, उनको माँ बहन गालियाँ देनी हो दे देना, मगर तुम्हारा पेपर उस साल तुम्हारा एनईडी में एडमिशन नहीं हो सकता, मैं इतना मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है? तो लड़ना झगड़ना मत और इतना चीटिंग करने की कोशिश करना, पेपर छीन लेंगे वो आपसे। तो क्रॉस वाले ये सबसे आखिर में इन पे तुक्के मारोगे। तुक्के कैसे मारोगे, तरीका बाद में। और ये सर्कल वाले कौन से हैं जो आपको आते तो हैं मगर अभी भूल गए हो। यार पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा इंसान को बहुत ज़्यादा आपको हैंडल करना पड़ेगा प्रेशर। तो जब प्रेशर हैंडलिंग के दौरान आप बहुत सी चीज़ें भूल रहे होगे, आपको ऐसा लग रहा होगा आपने एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक जहन से निकल रहा है, तो हो सकता है चैप्टर में ये 5th MCQ किसी ऐसे टॉपिक से आ रहा है जो आपको आता तो है मगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये सर्कल कर दिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, टिक वाले MCQ अटैम्प्ट करने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा जब इन 25 MCQ कितने मार्क्स का एक सेक्शन है फिजिक्स का, फॉर एग्जाम्पल 25 मार्क्स का, अगर 25 में से आप 15 भी टिक वाले सही कर लोगे, यानी कि ये 15 जो आपने टिक करें कौन से MCQs हैं, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो। ये 15 टिक वाले कौन से MCQs हैं, आपने ये 2 मिनट लगा के पहले जिन MCQ पे छोटे छोटे टिक करा है, ये कौन से MCQs हैं, यानी कि वो MCQs आपको आते हैं। तो अगर ये 15 भी आज सही हो गए ना, ये 14 भी सही हो गए, मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं रख रहा, ऑल्दो मुझे यकीन है मेरा बच्चा इंशाल्लाह 18 सही करके आएगा, मगर नॉर्मल एवरेज लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ, किसी एवरेज लड़के लड़की के ऊपर बात करूँ, नॉर्मली क्लास के ऊपर हमेशा एवरेज स्टूडेंट को लेकर चलते हो। तो मेरा बेटा अगर आपने 12 भी सही कर दिया ना, आपने किसी भी सेक्शन के अंदर टिक इस तरह से 12 भी लगा दिए और वो 12 आपने सही कर लिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरे 12 मार्क्स कंफर्म हो गए। अब ये सर्कल वाले अभी नहीं करने, ये सर्कल वाले और क्रॉस वाले अभी नहीं करने। अब आप चले जाओगे अपने मैथ के पोर्शन के ऊपर, जो भी अगला आपका पोर्शन होगा मैथ का पोर्शन, इसके अंदर 25 MCQs होंगे। अगेन घड़ी के ऊपर 2 मिनट का टाइम रखोगे, 2 मिनट के टाइम के ऊपर ये सारी कहानी करोगे, टिक लगाओगे जो MCQ बहुत अच्छे आते होंगे बारी बारी पढ़ के, देन क्रॉस लगाओगे जो बिल्कुल ही नहीं आते, जो किसी सूरत आपको नहीं आते, जो टॉपिक चाहे फॉर्मुलाज ही नहीं आते आपको, उन पर क्रॉस कर दोगे, और जो थोड़ा टाइम कंज्यूम करेंगे, थोड़ा लंबे होंगे, उनके ऊपर सर्कल बनाते जाओगे। अगेन मैथ के पोर्शन से टिक वाले पहले अटेम्प्ट करोगे, और टिक वाले अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी 12-13 हो गए, देन केमिस्ट्री जाकर टिक वाले अटेम्प्ट करोगे, देन इंग्लिश जाकर टिक वाले अटेम्प्ट करोगे। इस तरीके से आपके 40 से 45 मार्क्स इंशाल्लाह 1.25 घंटे के अंदर कन्फर्म होंगे। जब 1.25 घंटे में 40 मार्क्स कंफर्म होंगे ना, तो आपका बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा आपको बहुत बड़ा। ये बात मैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए बता, अगर आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं सर हमारा तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो बेटा ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आई होप कि आप लोग बैकवर्ड जाने का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले वो MCQ अटेम्प्ट करना जो
आपके पास अल्लाह भला करे जो आपको आते होंगे, सही है, और जो ना आ रहे हो उनको उनका नंबर साइड पे नोट करते जाना। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट के रिस्पेक्ट से बता देते हो, आप में से इस साल ऑनलाइन टेस्टिंग होगी एनईडी के, तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 25 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपको जो एमसीक्यूज पहले आ रहे हो उनको क्या करना, उनको फिर करते जाना, डायरेक्टली उनका आंसर वहाँ पर टिक करते जाना, ऑप्शन करते जाना, सही है। और जो ना आ रहे हो और जो बिल्कुल ही ना आते हो उनको अपने पास नोट डाउन करते जाना। आपकी जो रफ शीट होगी, रफ शीट के ऊपर एक कॉलम बनाना क्रॉस का, एक बनाना सर्कल का। क्रॉस यानी कि जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल थर्ड वाला मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, क्रॉस के अंदर ले लिए। अब इन क्रॉस वालों को आपने देखना भी नहीं है, इन क्रॉस वालों को आपने नहीं देखना, आपने पहले सर्कल वाले अटैम्प्ट करने हैं, फिर सर्कल वालों को डालना है। सर्कल वालों यानी कि जो क्राइम हो। अब जब पूरा पेपर आप कर लोगे, यानी कि पूरे पेपर के अंदर से आपने टिक वाले सारे एमसीक्यूज कर लिए, यानी कि ये वो एमसीक्यूज हैं टिक वाले जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आते थे। फिर आप जाओगे इन सर्कल वालों के ऊपर जो टाइम कंज्यूमिंग थे, पहले फिजिक्स को उठाओगे, देन केमिस्ट्री के, देन मैथ्स के, और देन इंग्लिश के। अच्छा, आप सोचोगे सर इसमें तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। नहीं बेटा, इसमें बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा एज़ कम्पेयर टू पहले फिजिक्स के सारे बैठ के सॉल्व करो, देन केमिस्ट्री करो, देन मैथ्स करो, देन इंग्लिश। इससे ज़्यादा टाइम सेव होगा। कैसे टाइम सेव होगा? इन चीज़ से, क्योंकि पहले आपने टेक वाले वो सारे अटैम्प्ट कर लिए जो आपको अच्छे से आते थे। जाहिर सी बात है, जो एमसीक्यूज आपको आते थे वो तो फिर आपने 20 सेकंड के अंदर अटैम्प्ट करे होंगे ना। अब फिर आप टाइम कंज्यूमिंग वाले तो बाद में जा रहे हो, ये सर्कल वाले टाइम कंज्यूमिंग है ना, इनके ऊपर तो आप बाद में जा रहे हो। इसके बाद फिर आप उनके ऊपर जा रहे हो जो बिल्कुल ही नहीं आते। जो बिल्कुल ही नहीं आते, इंशाल्लाह उसकी ट्रिक या उसका क्या करना है आपने, जो बिल्कुल ही नहीं आते उसको मैं इंशाल्लाह बाद में किसी लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया, कभी पेपर आए आपके पास तो आपने 2 तरीक़ों से करना है। 3 तरह के सिंबल याद रखना, टिक का साइन, सर्कल का साइन और क्रॉस का साइन। टिक किन के लिए, जो एमसीक्यूज आपको आते हैं और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सर्कल का साइन किन के लिए, जो आपको आते तो हैं मगर वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा कोई फॉर्मूला सोचने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा उसको देखने के लिए। क्रॉस से कौन से, जो बिल्कुल ही नहीं आते, जो बिल्कुल भी नहीं आते इनको देखना भी नहीं है। मेरे भाई, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ मेरी भाई और उनकी बहनों, कि जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं आते, वो ऐसे टॉपिक से आए हुए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उनको नहीं देखना, उनको सॉल्व करने की कोशिश भी मत करना। उनके बजाय अगर तुम ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बजाय किसी और को बैठ के सॉल्व करो तो हो सकता है अफाका हो जाए और हो सकता है हो जाए। तो ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व मत करना जो बिल्कुल ही ना तुम्हें आते हो। उनमें बैठ के आइंस्टाइन बनने की कोशिश मत करना, उनमें बैठ के अब्दुल सलाम को अपना बाप बनाने की कोशिश मत करना, उनमें बैठ के अब्दुल कदीर खान को अपना बाप बनाने की कोशिश मत करना, खुद बैठ के सॉल्व मत करना। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक टॉपिक जो तुमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे तुम्हारे जहन में आएगा। सॉल्व कर लेना राइट वाले और सॉल्व कर लेना सर्कल वाले। सर्कल वाले कौन से, जिनमें क्वेरीज होंगी, वो खुद ब खुद तुम्हें आखिर में 2-3 मिनट लेके अपने पास सॉल्व करते रहना। जब ये दोनों सॉल्व कर लोगे ना तो आपके मेजर मार्क्स गेन हो चुके होंगे उस वक्त तक इंशाल्लाह। अब आखिरी के 10 मिनट या आखिरी के 5 मिनट बचेंगे टोटल पेपर में से। आखिरी कितने मिनट बचेंगे? 5 मिनट। इन 5 मिनट में क्रॉस वालों के ऊपर टेक अपनी मर्जी के तुक्के लगाओगे। कैसे तुक्के लगाओगे? वो तुक्के लगाने का तरीका इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बट आई गेस मैंने बहुत तरीके से कैरियर काउंसलिंग कर दी होगी, बहुत तरीके से मैंने इस बारे में काउंसलिंग कर दी होगी, कैरियर काउंसलिंग नहीं, पेपर काउंसलिंग बहुत तरीके से कर दी, किस तरीके पेपर सॉल्व करना है। और ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे होगे, ऑनलाइन सिस्टम और कंप्यूटर के ऊपर आपके पास पूरा पेपर गिवन होगा, पूरा सेक्शन गिवन होगा। सेक्शन के ऊपर आपने टिक कर, आपने पहले वो एमसीक्यू एक नज़र मार के पहले वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करना जो आपको आते हो। देखो, अगर आप डायरेक्टली पहला दूसरा तीसरा गधों की तरह अगर आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करने की कोशिश करोगे ना, उससे होगा क्या, उससे आप कंफ्यूज होगे, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज करोगे, प्रेशर गेन करोगे आप अपने ऊपर। तो पहले वो एमसीक्यू चूज़ करना जो आपको सबसे ज़्यादा आते हो, फिर उसके बाद अगले सेक्शन पे जाना। अभी सर्कल वाले भी सेक्शन के साथ करने की नीड नहीं है, अगले सेक्शन पे जाके उसके पहले टिक वाले जो एमसीक्यूज वहाँ से आपको आते हैं फिर वो करना, फिर तीसरे सेक्शन पे जाके उसके जो एमसीक्यूज आपको आते हैं फिर वो करना, फिर चौथे सेक्शन पे जाके उसके जो एमसीक्यूज आपको आते हैं पहले वो करना। उसके बाद इन सर्कल वाले क्वेरीज वाले पे आना और 2-2 मिनट लगा के हर उसको सॉल्व करना। आखिर में आपके पास फिर भी 5 मिनट का टाइम बच रहा होगा। उस 5 मिनट के ऊपर जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल ही नहीं आता ना, फिर उसके तुक्के लगेंगे, फिर उसके तुक्के लगाना। उसके अंदर भी 1-2 देख लेना, हो सकता है 1-2 निकल जाए वैसे ही, मगर तुक्के कैसे लगेंगे इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा। आई होप यहाँ तक कि मैंने बात बहुत तरीके से डिटेल में क्लियर कर दी होगी। अगर आप में से किसी एक बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई होगी, यार मेरे लिए बहुत बड़ी काम है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आखिर में बोलूँगा, यार बैठ के पढ़ो, अपना बैठ के पढ़ो भाई। एनईडी की टेस्ट की डेट भी आ गई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से नवंबर के अंदर मुलाकात होगी एनईडी के अंदर इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को एनईडी का टेस्ट क्लियर हो, आप लोगों से इंशाल्लाह एनईडी के अंदर मुलाकात होगी। और खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।